were you also shocked? यशवीरा who played शिफा, तो वो पढ़ी थी। आप मुझे कह रही है जहर खा लो, तो तुम मजाक कर रही हो। मजा बहुत आया। मेरी अपनी पर्सनालिटी से काफी डिफरेंट कैरेक्टर। हमें कहा जाता है कोडा किड। कोडा इज डेफ पेरेंट्स के बच्चे होते हैं एंड वी आर प्राउड टू बी कॉल्ड कोडा। माय मॉम इज नॉर्मल, माय फादर वाज डेफ। ये शादी उस जमाने में तो एक वो इस था ना जमाने में भी कि शायद क्या बहुत इस जमाने में भी कि ये हाँ। कैसे हो गया। माय फादर ही मेड द साइन लैंग्वेज इन पाकिस्तान। इफ्तिखार साहब ने Yes, बनाई it थी। belongs to my parents. आपको दुख है? My father, I was very much attached to him. और आज हम जो कुछ भी है सबको पता है उन्हीं की वजह से। जो दुख हुआ 14, 15, 16 साल के करियर में, कभी इस टॉपिक पे काम नहीं करते। उनको लगता है इससे रेटिंग क्या मिलेगी? रेटिंग तो हमें सास बहू से मिलेगी ना। ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो शायद मैं फेड अप हो गई थी। मैंने सारे कैरेक्टर्स कर लिए हैं, फेम को देखा है, नया क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में। शादी Now I can get married. तो शाजिल जो आपके हस्बैंड है उनसे कैसे मुलाकात हुई? Through a mutual friend. वो mutual friend गायब हो गया, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या चीज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है? ट्रस्ट ने सबसे पहले। मुझसे लोग पूछते हैं आपने इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है वो मुझ पे, उसको कैसे पता चलता है मैं कौन हूँ। मुझे पता है इंडस्ट्री का, आप जगह छोड़ के जाते हैं, आपकी जगह बहुत लोग आ जाते हैं, तो मैं उस पर बैठ के रो तो नहीं सकती थी। ट्रू। लोगों को नहीं समझ में आ रहा था इतने साल बाद स्क्रीन पर आ रही है, क्या एज आ रही होगी। बहुत लोगों ने कहा ये तो बूढ़ी हो गई होगी। आई एम 39 नाउ, बड़े कैरेक्टर्स देने होंगे, दिए भी, कोशिश की भी, नहीं समझ आया स्क्रीन पर। तो मुझे लगा कि शायद इनको मुझे कास्ट करने की स्पेस नहीं मिल रही। मैं यंग में फॉलो कर रही हूँ ना मैं एज्ड में फॉलो कर रही हूँ, मैं कहीं बीच में हूँ, और बीच के कैरेक्टर्स तो बनते ही नहीं है। ट्रू। अगर मैं करती रहती तो मैं आज भी मेन लीड पर ही होती। मेरी एज की लड़कियों को मिल रहे हैं, मगर मैं क्योंकि नहीं थी तो नहीं थी। उसको फिर मुझे समझना पड़ा कि नहीं यार, आई नीड टू डू सम कैरेक्टर्स। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे मेल और फीमेल एक्टर्स का डेब्यू मेरे साथ हुआ है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है 500 से ज़्यादा वो टीवी प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, जिसमें ड्रामे, लॉन्ग प्लेज, टेलीफिल्म्स, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स शामिल हैं। 2003 में उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था, बट शी वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम। उसके बाद 2007 में उन्होंने प्रॉपर्ली अपने एक्टिंग करियर को आगे लेके वो चली। आजकल हम उन्हें गैर में देख रहे हैं, कभी एक साड़ी में यहाँ से आती हैं, कभी दूसरी साड़ी में वहाँ से जाती हैं। दिल दर्द धुआं, साइका, हुसन हुसनारा, इस तरह की और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो ऑनेस्टली मैं 500 ड्रामों की और इन टेलीफिल्म्स और इनके नाम याद नहीं रख सकती, तो मेरी अपॉलॉजीज़, बट कुछ नाम मैंने आपको बताए। बीच में उन्होंने ब्रेक लिया, अब वो वापस आई हैं इंडस्ट्री में और बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देख के। आई एम रियली एंजॉइंग हर परफॉर्मेंस इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो हमने कहा हमको अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं, कुछ उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। सो हम मिलते हैं मदिया इफ्तिखार से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मतलब जब आपने स्क्रिप्ट में पढ़ा, वो वैसे में हम बात करेंगे घर पे आगे जाके, लेकिन ऐसी क्यूरोसिटी हो रही है जब स्क्रिप्ट में आपने खुद वो सीन पढ़ा कि ये बोलेगी, बिकॉज मैं भी सोची थी अब ये क्या करेगी, क्योंकि अब तो बहन को भी पता चल गया और वफ़ा ने भी स्टैंड ले लिया है, वफ़ा भी हाथ नहीं आ रही, तो व्हाट विल बी हर नेक्स्ट मूव। तो वर यू ऑल्सो शॉक्ड कि वो उससे कहती है इतनी कोल्ड हार्टेडली कि बस जहर खा लो, मर जाओ? एक्चुअली जब मैं सीन जिस दिन था ये तो यशवीरा हु प्लेड शिफा, तो वो पढ़ी थी। तो मैं क्या सीन है, कहती है वो आपने मुझे कहा है कुछ नहीं, आप मुझे कह रही है जहर खा लो। क्या? आप मुझे कह रही है जहर खा लो, तो तुम मजाक कर रही हो। Okay. तो फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, आई वाज लाइक रियली मैं ये कर रही हूँ। लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि मेरी अपनी पर्सनालिटी से काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर We hope so. क्योंकि you hope so. Actually. क्योंकि देखिए नेगेटिविटी और विलन होना तो एक और बात है ना, लेकिन ये तो किसी और ही लेवल की विलन है। बहुत रूथलेस वो है। तो रूथलेस है, एंड वो मतलब अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रही। हाँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या है, वो सिर्फ अपनी जात का और उसको किस चीज से सुकून मिलेगा, रिवेंज। रिवेंज चाहिए बस। शी इज ऑन अ डिस्ट्रक्टिव पाथ, तो वो फिर जब इतना इंसान डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है, या तो खुद को मार लेगा या दूसरों को मारेगा। तो आई थिंक वही था गैर में कि अब आगे जो है ये इस तरह लेके चलना होगा। आई एम क्यूरियस इसके साथ होगा क्या एंड में। बुरा होगा। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आई नो यूर आप थोड़ा बिजी हो जाएंगी इसके बाद, तो हमने आपको सही टाइम पे पकड़ लिया। बिल्कुल। बट मदिया, बहुत यंग एज पे आपने स्टार्ट कर दिया, 17 years old। जब 17 साल की थी तब आपने पहला अपना प्रोजेक्ट जियो के साथ किया, पार्टीशन एक सफ़र।
तो अम्मी अब्बू को जाते हुए देखती थी आप स्टूडियो, वो शो करते थे, 2 शोज़ चलते थे उनके, राइट? जी। एक तो इशारों की बोलते हाथ। ज़ुबान और बोलते हाथ, Yeah. यस। तो आपने बताया हुआ है कि आप जाती थी, अपने टॉयज़ लेके चली जाती थी, बैठी हुई होती थी स्टूडियो के बाहर और वो लोग अपना रिकॉर्ड कर रहे होते थे। एक्चुअली यही करती थी क्योंकि घर की सबसे छोटी हूँ, हम 4 बहनें हैं, तो अम्मी से अलग नहीं होना होता था मुझे। अम्मी से बहुत अटैच थी। अच्छा, तो इसलिए नहीं होता था कि वो कहते थे कि चलो हम इसको वैसे ही साथ ले जाएं? नहीं वो आप नहीं अपनी नहीं अटैचमेंट की नहीं, वजह से जाती हाँ, थी? क्योंकि मैं बहुत अम्मा छोटी को नहीं थी। छोड़ना? हाँ, ओह माय गुडनेस, अच्छा आप वो वाली बच्ची तो हैं अम्मा के साथ जो अम्मा का रहते हैं। जीना मुश्किल कर देती हाँ, है। मैं वही हूँ। और अब जो है अम्मा बच्ची हो गई और मैं उनकी मम्मी बन गई अब ये तो उनकी एक अब natural उनकी process मुझसे है। इतनी अटैचमेंट है कि अब हाँ। उनका होता है कि ये कहीं नहीं जाए और अब अगर ये आपको पता चला अब आपको पता चला वक्त वक्त की बात वक्त है। वक्त की बात है, ट्रू। तो मुझे मम्मी से बहुत अटैच थी, तो फिर बहनें कहती थी कि हम तो इसको नहीं संभाल सकते, तो मैं उनके साथ जाती थी तो पूरा बैग मेरा बनता था टॉयज का, हर चीज़ का। तो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में क्योंकि बोलते हैं हाथ शूट होता था, तो वहाँ पे स्टूडियो ए स्टूडियो बी कनेक्टेड होके पूरी एक बीच में कार्पेटेड एरिया है स्टूडियो से बाहर, ओके। जहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, नो सोफाज नथिंग। तो मैं आराम से वहाँ पे अपना टॉयज लगा के खेलती रहती थी और जो आ रहा है उनको पता है ये इफ्तिखार साहब की बेटी हैं और हर कोई एक बंदा असिस्टेंट रुका हुआ भी है देखने के इधर उधर ना हो जाए। बट व्हेन आई सॉ देम वर्किंग ऑन टीवी, तो मेरे लिए तो उस वक्त आप कितनी because बड़ी थी? शुरू में इन लोगों ने 84 में स्टार्ट किया था बोलते हैं हाथ, आई एम 85 बॉर्न, ओह तो शुरू हो चुका था। ओके। इनिशियली तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ वैसी, मेरी अम्मी कहती है ना कि ये पीटीवी स्टेशन की पैदाइश क्योंकि आई वाज इन अ टर्मी व्हेन दे स्टार्टेड बोलते हाथ। ओके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली मैं अब 18 साल वो चला है, तो मैं जब 17 साल की थी तो बोलते हाथ 17 साल वो चला, हाँ 18 चला है, मैं 17 साल की जब बोलते हाथ खत्म हुआ था। वाओ। तो उसके 1 साल के बाद फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। लेकिन आप 17 साल तक तो नहीं जाती होंगी ना? नहीं, जब बड़ी होगी फिर हाँ, तो नहीं। स्कूल उसमें- कॉलेज के टाइम पे तो वैसे भी टाइम नहीं होता होगा नहीं, ना? स्कूल कॉलेज के टाइम हाँ। पे नहीं। और लेकिन बीच में फिर ऐसा हो गया था जब हम सब बड़े हो गए थे तो उसके अंदर सेगमेंट्स आ गए थे ओके। जिसमें हम अब्बू जो हैं वो बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाते थे, तब तक इशारों की ज़बान खत्म हो चुका था, बट Okay. बोलते हाथ बसता है। तो आप उसका भी हिस्सा थे? यस, आई वाज दैट। ओह वाओ, ओके, आई मेरा डिडंट नो दैट। बचपना उसमें है, छोटे ठीक है। छोटे बॉब कट में मैं उनके हाँ। से इशारे सीख रही हूँ, या DIYs जैसे वो कराते थे तो उसमें कोई ना कोई बच्चे होते थे, तो वो हम ही होते थे, हमारी ही फैमिली होती थी। सो आपके फादर डिफरेंटली एबल्ड थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो वो सुन भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। तो जब आपने थोड़ा सा होश संभाला, मतलब मे बी 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र में बोलूँगी, तो वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ लैंग्वेज सीखने का? एक नेचुरली यू वर पिकिंग अप, आई एम जस्ट क्यूरियस। सो राबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें कहा जाता है कोडा किड, कोडा चाइल्ड। कोडा इज जो डेफ पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, उनको कोडा। इसे सॉरी माफ़ कीजिएगा अगर मैं बहुत ही बेवकूफ़ाना और इग्नोरेंट सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्यों कहते हैं? ये टर्म है या किसी एक खास वजह से? ओके। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स के ये बच्चे हैं, तो कोडा, एंड वी आर proud to be called Coda Yes, because mashallah, we are of the course. interpreters and we are not only कि भाई हम लोग डर के, हम लोग बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं। Being normal, we are working for them also. जब हम लोगों के घर में ये होता है कि जो जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे आपको अल्फाज सिखाए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। Okay. तो अम्मी क्या बोलते हुए हाथ हिलाती थी, तो आपने खुद ब खुद पिक कर लिया? हाँ, हम लोगों को डेली उसी तरह से एप्पल 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 बच्चों को सिखाते हैं, उसी तरह हमें कहा जाता था एप्पल एप्पल। तो हम इस तरह सीखते थे। तो जो मेरी बहनों के बच्चे हैं, उन्होंने भी 1 साल में साइन लैंग्वेज इतनी समझ ली थी कि वो अब्बू को जाके बता सकते थे कि हमें खाना खाना है, या हमें पानी पीना है, या लिखना है, पेन दे दे, फोन। तो इस तरह की चीज़ें उनको आती हैं। तो ये हर घर में जहाँ डेफ होते हैं वहाँ पे बचपन से ही जैसा हमें अल्फाज सिखाए जाते हैं, उस तरह उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो इसलिए हमें पता नहीं चला कि हमने कब सीख लिया। नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, मैं कहीं आपकी कोई वीडियो देख रही थी तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था और आप जवाब दे रही थी, एंड बिकॉज ये आपका एक ज़ात का हिस्सा है, पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तो आप बोलते हुए
मुसलसल आप इशारे करी थी, whatever you were saying, you were using the sign language also. Yes. So वो इतनी इंटरेस्टिंग थी एंड इट वाज सो इंस्पायरिंग माशाल्लाह से, यू नो, कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड मैंने सोचा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है बात करनी चाहिए. ऑल्सो आई फील माशाल्लाह से लाइक आप इतनी कंफर्टेबली इस टॉपिक पे बात करती हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करना या इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना, या ऐसी फैमिलीज़ या ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों को भी जो थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको बहुत पर्टिकुलरली नहीं देखना बल्कि उनको भी नॉर्मल फील कराना, ये बहुत ज़रूरी है. उस प्रोसेस के का हिस्सा हैं आप. तो यही तो रीज़न था ना राबिया के बोलते हज उस वक्त शुरू किया था, क्योंकि माय मॉम इज़ नॉर्मल, शी कैन स्पीक, माय फादर वाज डेफ. तो ये शादी एक नॉर्मल डेफ की होना उस ज़माने में तो एक वो इस था ना ज़माने में भी कि शायद क्या बहुत, इस ज़माने में भी कि ये कैसे हो गया, क्यों कर ली, क्या हुआ. तो जब अम्मी अब्बू कहीं बाजार में बात कर रहे थे तो लोग मजाक उड़ाते थे इशारों अच्छा, का. इशारों का Oh मजाक उस God. ज़माने में मजाक उड़ाया जाता था. तब बोलते Okay. आज शुरू नहीं हुआ था. ठीक है. जैसे अगर आपको याद हो कि कोई ऊंचा जाता था, बहरा जा रहा है, ठीक है, इसी तरह डेफ लोगों को आ जाता था वो देखो गूंगा जा रहा है, विच वॉज वेरी रॉन्ग टर्म, नहीं यूज करना चाहिए. और ये तो वैसे भी आपको कोई मोटा पतला काला छोटा के तो वैसे ही शेम, यू आर शेमिंग समवन ना, यू कैन नॉट डू दैट. और हमारे मुल्क में तो कुछ ज्यादा ही ये लग रहा है ट्रेंड हो गया है कि हर किसी को किसी ना किसी तरह से उन्होंने नीचे लेकर आना. तो उस जमाने में भी था. अब तो लोग पढ़ गए तो भी ये हाल है, तो सोचो उस जमाने में क्या होगा. सही बात है. लिटरली हंसते थे, मजाक उड़ाते थे. तो अम्मी को वो चीज़ नहीं होती थी कि ये हर तरह से नॉर्मल है, बोल नहीं सकते. मगर माय फादर वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ मेयो स्कूल हु वाज डेफ एंड ही गॉट अ डिप्लोमा इन आर्ट्स. एंड देन माय grandmother, she was the first woman of Pakistan who started deaf school in Pakistan. ठीक है? Wow, mashallah. My Okay. I had no father- idea. Yeah. My father is a pioneer of sign language. He made the sign language in Pakistan. ये Pakistan sign language, इफ्तिखार साहब ने yes, बनाई it थी. belongs to my parents. Oh, wow, माशाल्लाह माशाल्लाह. ये मेरे अम्मी अबू दोनों ने मिलकर बनाई है. मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. आई एम श्योर मेरे जैसे और बहुत से लोग होंगे. जी. आप लोगों को पता था? आप लोग किसी को नहीं? ओके. तो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज बनाई ही मेरे फादर ने और मेरी मदर ने. Okay. तो उसकी बहुत सारी बुक्स भी हुई हैं. तो जब आप कहती हैं साइन लैंग्वेज बनाई, तो मतलब ये कि उसको पाकिस्तान तरीके से कल्चर को इनकॉर्पोरेट करना और उर्दू में उसको लेकर आना, ये मतलब है आपका सारी चीज़, राइट? बहुत, ये काफी डिटेल टॉपिक है, अगर आपका शो लंबा ना हो तो आप थोड़ा सा समराइज कर दें जस्ट इन मैं केस summarize कर देती किसी की हूँ. क्यूरियोसिटी हो मेरी I'll तरीके tell से. you what. एंड ऑल्सो आई फील कि ठीक है, अगर इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, ये कितनी बड़ी चीज़ है जी. ये हमारी नई जनरेशन को हमारे मुल्क में एज बीइंग पाकिस्तानीज पीपल शुड नो अबाउट दिस, यू नो. सो जिस तरह हमारी उर्दू ज़बान है, इंग्लिश है, फारसी, जितनी भी है लैंग्वेजेस दुनिया भर में, आपको पता है सबकी अपनी अपनी साइन लैंग्वेज है. एक साइन लैंग्वेज नहीं है जो पूरी, इट्स नॉट यूनिवर्सल. आई हैड नो आइडिया. दैट्स व्हाई मेरी क्यूरियोसिटी थी. Yeah. आई थॉट साइन लैंग्वेज तो No. जिस तरह हाँ यस होता सबको होगा. ये लगता है, Oh. हमें भी ये लगता है. ओके. लेकिन बाद में जब हमने भी ऑब्वियसली बड़े हुए तो पता लगा कि इट्स डिफरेंट एवरीवेयर. ओके. बट यू कैन रिलेट फ्यू साइंस. ऑफ कोर्स. जिस तरह हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल करते हैं ना बातों में, सही बात उसी है, तरह हाँ. हर जगह होते हैं. किसी कोई हाँ. फारसी करता है, कोई अरबिक करता है. उसी तरह इनकॉर्पोरेटेड होती हैं साइन लैंग्वेज एक दूसरे के साथ. मगर हर कंट्री की अपनी है. पाकिस्तान साइन लैंग्वेज अलग है, इंडियन साइन लैंग्वेज अलग है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज अलग है, ब्रिटिश अलग है. इस तरह सबकी अलग है. थाईलैंड साइन लैंग्वेज वाओ. तो अब हर किसी का उसको करने का तरीका भी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे लड़की है ये, ठीक है. क्योंकि वो नाक में कोका पहनती है, ठीक है. इट्स लड़की. ASL में गर्ल ब्लश ऑन लगाती है. ओके. ठीक है. ठीक है. इसी तरह डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस में गर्ल डिफरेंट होगी. क्या पता है किसी ने हेयर रखा हो, किसी ने गर्ल रखा हो, थ्रेड कराती है या व्हाटएवर. हर किसी ने अपना So बनाया interesting. होगा. So interesting, right? एक पूरी डिफरेंट यू नो थ्योरी और Yes. थॉट प्रोसेस है इसके पीछे. बट मदिया, मुझे ऐसा लग रहा है, आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आपको दुख है इस सारी चीज़ से रिलेटेड. क्या चीज़ आपको सैड करती है सारे प्रोसेस में? अप्रिसिएशन. किसी भी टाइम में मैं रो सकती हूँ. इट्स नॉट कि कोई चीज़ दुख करती है. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर इज नॉट हियर एनी मोर. आई वाज वेरी मच अटैच्ड टू हिम.
और आज हम जो कुछ भी है सबको पता है उन्हीं की वजह से. So I won't say कि he sacrificed his life for his daughters. हम 4 बहनें हैं और हम चारों जो हैं वो बहुत different fields में हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो भी अब्बू का और अम्मी का ही पास. She is प्रोफेसर इन आर्ट्स APS में. Okay. 20 साल से उन्होंने आर्ट्स को ही किया, पेंटिंग एंड आर्ट्स, बिकॉज अब्बू करते थे. माई सेकेंड सिस्टर, शी इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर बिकॉज माई फादर वॉज इंटीरियर डिज़ाइनर एज वेल. सो बहुत लंबी स्टोरी है उनकी. अगर मैंने उनका पोर्टफोलियो खोल दिया तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये I know वो क्या NCA कुछ गए नहीं थे. किया. या खैर हम इसको कवर करके हाँ. उनको थोड़ा तो दोबारा उन पे बस आते हैं. वो इंटीरियर में है. जो मेरी तीसरी बहन है वो इस वक्त डेफरीड स्कूल के साथ काम कर रही है ऑलरेडी Okay. फॉर द पास्ट 9 years. तो वो इस वक्त साइन लैंग्वेज ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान की. और मैं जो हूँ वो एक्टिंग को. Okay. तो हम चारों डिफरेंट फील्ड्स में हैं, लेकिन हम चारों अपनी फील्ड्स में इस सब्जेक्ट को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते. हम इसको लेके चलते हैं हमेशा आगे. वो हर कोई अपनी फील्ड में लेके चल रहा है. Yeah, true. मुझे सिर्फ जो दुख हुआ अपने इस पूरे, आप कह सकती हैं कि 14, 15, 16 साल के करियर में, कि मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनेशनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और इसके ऊपर वो लोग बहुत काम करते हैं. हमारी इंडस्ट्री में इस चीज़ को नहीं प्रमोट किया जाता और इस पर काम भी नहीं किया जाता. और अगर वो कर भी लेंगे ना, आपको बहुत कम ये सब्जेक्ट नज़र आया होगा. मुझे मैं आप बात कर रही हूँ, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कोई कैरेक्टर नहीं याद आ रहा है ऐसा. ऑन टॉप ऑफ माई माइंड नहीं आ रहा. क्योंकि कभी इस टॉपिक पे काम नहीं करते. उनको लगता है इससे रेटिंग क्या मिलेगी. रेटिंग तो हमें सास बहू से मिलेगी ना. हमें रेटिंग मिलेगी जब तहरीम फुप्पो जो है वो उसको जहर पिलाएगी. बट दिस इज सच अ टची टॉपिक. नॉट ओनली बीइंग डेफ, डिफरेंटली एबल्ड आर्ट्स. If we are saying differently abled, that means कि if they have one thing less in their life, but they have so many doors open for them, they're so creative. True. हर कोई आप देख लें, जो डिसेबिलिटी की तरफ देख लें, डाउन सिंड्रोम की तरफ. डाउन सिंड्रोम में अगर आपने, इफ यू हैव नोटिस्ड, इवन ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस एंड दे आर डिफरेंट. True. सब मॉडल्स भी हैं. इंटरनेशनली ये काम हो रहा है. Yes. डेफ लोगों के ऊपर मूवीज बन रही हैं. ब्लाइंड के ऊपर हम यहाँ तक आ चुके हुए हैं. अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो एक मैं फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ब्लॉगर तो नहीं है बट नॉट एन इन्फ्लुएंसर, मगर वो बेटा भी मेरी तरह यू कैन से कोडा. ठीक है. ठीक है. उसके फादर ब्लाइंड भी हैं, डेफ भी हैं. ओके. तो ब्रेल भी सीखी हुई है लेकिन डेफ भी है. तो वो किस तरह उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं. उन्होंने उनके लिए ब्रेल की टी शर्ट्स बनवाई हैं लोगों के लिए. उन्होंने ब्रेल की बुक्स बनाई हैं. और अब जो है वो उन्होंने उसके ऊपर टॉयज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है फॉर द अवेयरनेस. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ड्रामा नहीं बन सकता जो हम अवेयर कर सके लोगों को कि भाई किसी को इस तरह मत शेम करो किसी भी चीज़ के लिए. किसी की टांगें नहीं हो कहेंगे लंगड़ा, कोई सुन नहीं सकता कहेंगे बहरा, बोल नहीं सकता गूंगा. ये नहीं, ये कल्चर नहीं है जो हम सोच रहे थे कि आगे 20 साल बाद यही होगा. हम समझते थे बेहतर होगा. बेहतर तो कुछ भी नहीं, वही है. तो मैंने बहुत फाइट किया. इन लोगों को ड्रामा में सास बहू ही चाहिए थी. इवन अगर डेफ का वो ले भी लेते कि हाँ हम स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं बहन की जेलसी, इनसिक्योरिटी, भाई की जो भी कैरेक्टर्स उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योर दिखा होते हैं. इनसिक्योर मैं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो फैमिली के इमोशंस है उस पर भी तो काम करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में सब नेगेटिव हो. पॉजिटिविटी के साथ आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्यों नहीं हम शो कर सकते. True. क्यों नहीं हम उन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते. तो हाँ मैं हर्ट हूँ और मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखवाए थे, अप्रूव भी हुए, ऑन एयर भी हुआ है. Okay. लेकिन उन्होंने उसके अंदर चेंजेस कर दी. फिर से वही सौतेली वो बहन जो है वो उसके बहन डेफ है इसलिए उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि माँ बाप उसको इतनी अटेंशन दे रहे हैं. वो सारा स्क्रिप्ट मैंने लिखवाया और इन्होंने उसको चेंज करके और अपने तरीके से वही कि माँ है, बहन की दुश्मनी, बहन बहन की दुश्मन हो. प्लीज़ बहन बहन की दुश्मन नहीं होती हर जगह. इससे निकलो. True. तो ये चीज़ें तंग करती है.
और इंडस्ट्री जब मैंने छोड़ी थी 2015 में, तब भी मैं ये सोचती थी कि शायद आज से 10 साल बाद चीज़ें बदलेंगी, और मैंने छोड़ी इसी वजह से थी कि कितना सास बहू करूँगी, कितना रोंगी मैं, और कब मैं औरत को एम्पावर करूँगी खड़े होके, क्योंकि हमारे हाथ में वो स्क्रिप्ट दिए ही नहीं जाते थे विमेन एम्पावरमेंट के। हम हमने थप्पड़ भी खाए हैं स्क्रीन पे, जो कि गलत था, पर हमने किया। उस टाइम नहीं हमें पता था, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से लोगों को लगता था हाँ औरत यही है जो दबती है, सप्रेस्ड दिखाना है। नॉट जस्ट इंडस्ट्री, मुझे लगता है पाकिस्तान से भी शिकवा है आपको? नहीं, पाकिस्तान से नहीं शिकवा। पाकिस्तान से नहीं। ओके, मुझे लगा ऐसा भी है शायद कि आपको लगा कि आसपास के लोगों ने भी या जनरली एज अ सोसाइटी शायद वी रिकॉग्नाइज आर नहीं फेल्ड किया। एज अ सोसाइटी, वो तो ऑब्वियसली एज अ सोसाइटी हम लोगों की बात कर रहे हैं अगर पाकिस्तान में, यस कि ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन की बेसिस पे शायद आपके फादर को वो रिकग्निशन या वो अप्रिसिएशन नहीं मिली, या उनके काम को उस तरह आगे नहीं बढ़ाया गया जैसे वो डिजर्व करता था काम और उनकी सारी मेहनत और एफर्ट्स, यू नो, उस तरह वो भी मुझे लगता है दिल में कहीं है। नहीं, Okay, बिकॉज चलें, आई थिंक उनकी शुक्र है जिंदगी में उनको पीटीवी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जिंदगी में मिला। जी, जिंदगी में Yeah. मिल गया था, आज हम नहीं गए लेने। तो वो उनके लिए वही इनफ था, वो उन्होंने कभी रिवॉर्ड्स की तरफ देखा नहीं। बट क्यों यू नहीं फील आया? कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं बहुत कुछ कर मेरी सकती हूँ, लेकिन responsibility मेरी है ना। हाँ, लेकिन मेरे चैलेंजेस ऐसे हैं या मेरे हाथ में वो चीज़ें नहीं है कि मैं वो कर सकूँ जो वाकई कुछ चेंज में ला सकती हूँ। तो उस चीज़ का नाउ आई अंडरस्टैंड कि उस चीज़ का आपको दुख बहुत ज़्यादा है। You know what, being a main lead and having the responsibility on your shoulders to portray that thing on screen, ये बड़ी एक जिम्मेदारी थी जो मेरी कम्युनिटी, मेरे अब्बा की कम्युनिटी मुझसे एक्सपेक्ट करती थी। तो मैं कैसे करूं जब अगले रेडी नहीं है, वो कर नहीं सकते ना, आप फंस जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए बट हम अपने तरीके से करते रहते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से करते रहते हैं, बट वी आर वर्किंग फॉर इट। आपको लगता है अब जब वापस आई हैं आप, तो क्या ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए जो रोल्स लिखे जा रहे हैं उनमें कुछ चेंज आया है, वो बेहतर हो गए अब जो स्क्रिप्ट्स आपके पास आ रहे हैं, जनरली आप जो देख रही हैं? बेहतर हुए हैं, मुझे लग रहा है बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर हम थोड़ा सा और कम सास बहुओं को कर लें तो हम और बेहतर हो सकते हैं। ये तो आप खुद रिव्यूज़ करती हैं, आप बताएंगी। मैं तो इतने साल बाद आ रही हूँ और आते ही मैंने जो है वो दोनों ही नेगेटिव ले लिया। आप मुझे कह रहे होंगे नेगेटिव के ऊपर बात करिए, खुद नेगेटिव ले रही है, बट द पॉइंट इज़ कि मुझे कम बैक करना था, तो मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए थे जो मेजरली नज़र आ रहे हो और जिसमें एक्टिंग मार्जिन पूरा हो। बिकॉज मुझे पता है इंडस्ट्री का, आप जगह छोड़ के जाते हैं, आपकी जगह बहुत लोग आ जाते हैं, तो मैं उस पर बैठ के रो तो नहीं सकती थी। ट्रू कि अगर मैंने जगह छोड़ दी और आज मुझे राबिया नहीं जानती, अगर नहीं, 10 मैं साल जानती में हूँ। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर नहीं जानती, ऑब्वियसली मैं 10 साल नहीं थी ना, मैं नजर नहीं आई, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो सब हो जाते हैं। तो यही होता है, उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ता है कि आप वापस आएँ तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स से आएँ जो ये ना आपके, यार नहीं मैंने तो मेन लीड छोड़ा था, मैं तो स्टार थी, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकती। लेकिन ये थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करना भी बड़ा चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। और जब मैं लिख भी रही थी आपके लिए सवाल, तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि क्या एक प्रोसेस था जिससे आप गुजरी और आपने अपने आप को समझाया कि चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, मुझे रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा सा अपनी चॉइसेस को चेंज करना पड़ेगा। एंड डिड इट टेक अ मेंटल हेल्थ टोल ऑन यू? It did. When I came back to Pakistan in Corona के टाइम पे, then I thought कि यार now I should start working. Okay. क्योंकि एक्टर कहते हैं ना, एक दफ़ा एक्टर एक्टिंग नहीं छोड़ सकता। आपको तो बचपन से शौक था, हाँ, आप कह रही थी। मैंने बनना ही एक्ट्रेस था। हाँ, मैंने तो सुना है किस्से इनके। अच्छा, मैं इतनी सीरियस बात से ना उधर ले गई हूँ, लेकिन अब एक किस्सा याद आ गया कि ये प्रिटेंड करती थी कि इनके पेट में दर्द हो रहा है और सब कुछ, और अम्मा नहीं जाना स्कूल, फिर अम्मा जो है वो इस्त्री गरम गरम लाती थी। हाँ, फिर एकदम से खड़ी हो जाती थी। वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस होता था मुझ पर। नहीं, वो भी लगा थोड़ी रिया था उन्होंने, उनको पता था कि कैसे काबू करना है, क्योंकि उनको पता था ये इसी से उठेगी डर के कि मैं इस्त्री लगा दूंगी। और स्कूल जाने में आई एम श्योर देर हो रही होगी, तो उन्होंने कहा मैं इस वक्त कहाँ इस पे इतना टाइम वेस्ट करूं और लगाऊं, मुझे और इतने आई एम श्योर। एंड यू विल बी सरप्राइज, अम्मी ने कभी मुझे मारा नहीं ना, अब्बू ने।
एक थप्पड़ नहीं खाया मैंने, जितने मैंने ड्रामे किए हैं लोगों को बताने के कि हाँ मेरे अम्मी अब्बू। ये ड्रामा क्यों करती थी कि अम्मा अब्बा ने मारा? किसको? स्कूल में बोलती थी? कोई नहीं, ये जो मैं कह रही हूँ स्त्रियां लेके हाँ। घूमती थी, लेकिन हाँ स्त्री लेके अम्मी घूमती थी हाँ। सिर्फ पीछे पीछे से डराने के लिए। Yeah. कभी मैंने मार नहीं खाई है। Yeah. हम सारी बहनों में हाँ हम सारी बहनों में किसी ने मार नहीं खाई। बड़ा अम्मा का पेशेंस है, क्योंकि ये जो आप जितने ड्रामे आप कर रही थी बचपन में उन्होंने मैं कुछ तो अपनी नहीं बहन कहा। के बच्चों को थप्पड़ वप्पड़ मार देती थी। मैंने कहा आपने कैसे हमें बर्दाश्त किया? तो इनको नहीं बर्दाश्त। तो aren't you the favorite खाला? I am the favorite खाला, फिर? but still I was the most strict one. बिकॉज जो सबसे छोटी बहनें होती हैं वो फेवरेट खाला होती है हाँ ना? मैं फेवरेट हूँ उनकी, तो मैं माँ हूँ usually- उनकी, हाँ मगर उनकी जान भी मुझसे ही जाती है। ओके। वो बातें भी मुझसे ही करेंगे आके अपनी सारी। अपनी गर्लफ्रेंड से भी सबने मुझे पहला मिलवाया है ओके। और सब कुछ मेरे साथ है। लेकिन उनको ये भी है कि अगर इसने बोल दिया ना कुछ तो फिर गए हम। तो बस गए। अब वो इतने बड़े बड़े हो गए, अब उनके भी बच्चे माशाल्लाह हो गए, तो वो क्या अब मैंने कहते हैं? उनको जरा स्पेस दे दी। तो क्या कहते तोते की जान किस में है? जिसको पता हो, राज पता होता है ना मैं। वो। हाँ पता है किसकी जान? तोते में। कि राज पता है तो गया। हाँ कुछ ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, कमिंग बैक टू दैट सीरियस टॉपिक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि कोरोना में आप वापस आए, वापस तब आपने आए। सोचा कि मुझे कम बैक करना है। और मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अपने जो मेरे उस वक्त के दोस्त थे जो मुझसे इन टच भी रहे हैं शादी के इस पूरे टाइम में, तो मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया कि क्या सीन है काम का, हम बताते हैं, हम करते हैं, तो Okay. ये है, अभी तो कोरोना है, अभी चलो टाइम गुजर गया। फिर एक और मैं वो वाली हूँ कि मैंने कहा हाय राबिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, और बताओ ये वो। राबिया चलो मिलते हैं, हाँ चलो मिलते हैं। अब वो चलो मिलते हैं मेरा शायद 6 महीने बाद हो। मैं वो हूँ, ओके। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ सकती। बताओ 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 नहीं कर सकती, बता देना। अब वो बता देना कभी भी हो सकता है। वो नहीं हुआ, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। इतने साल बाद स्क्रीन पर आ रही है, क्या एज आ रही होगी? बहुत लोगों ने कहा ये तो बूढ़ी हो गई होगी। तो मैं I'm 39 now, I'll turn 40 next year. ये मेरी एज है। अगर आप लोगों, हर किसी को मेरी एज की बड़ी टेंशन रहती है, तो वो गूगल पे साफ लिखी हुई है, मुझे कोई झूठ नहीं बोलना। तो मैं 39 में कितनी बूढ़ी हो चुकी होंगी, एक बात है। 85 बॉन्ड को आप लगा लो, क्या है ये, तो बूढ़ी हो गई होगी, बड़े कैरेक्टर्स देने होंगे, ये है वो है, दिए भी, कोशिश की भी, तो नहीं समझ आया स्क्रीन पर। तो फिर मुझे लगा कि शायद इनको मुझे कास्ट करने की स्पेस नहीं मिल रही। ओके। क्योंकि ना मैं यंग में फॉलो कर रही हूँ, ना मैं एज्ड में फॉलो कर रही हूँ, मैं कहीं बीच में हूँ, और बीच के कैरेक्टर्स तो बनते ही नहीं है। ट्रू। तो क्या करेंगे? 17 साल से 18 ईयर्स से 29 ईयर्स तक मैंने काम किया, तो सब लीड पे किया क्योंकि फॉल उस कैटेगरी में कर रही थी। अगर मैं करती रहती तो मैं आज भी मेन लीड पर ही होती। क्योंकि अगर हम एज की बात करें तो मैं विश, बीनेश, हम सब साथ आए, सनम, हम सब सेम एज के। मगर जिन्होंने उस छोड़ दिया वो चले गए पीछे। सो इट्स फाइन। मेरा जो इंडस्ट्री में हूँ उनसे कोई कंपटीशन है भी नहीं, तब था नहीं, हम कंपटीशन की तो बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं जनरली बता रही हूँ कि उनको we वो were just लीड्स generally मिल रहे talking हैं। about हाँ, कि क्या हो रहा है, what is उनको the वो- realistic situation। उनको वो लीड्स मिल रहे हैं अभी भी ना, मेरी एज की लड़कियों को मिल रहे हैं, बिल्कुल। मगर मैं क्योंकि नहीं थी तो नहीं थी। उसको फिर मुझे समझना पड़ा कि नहीं यार, आई नीड टू डू सम कैरेक्टर्स। बट ये आपने खुद सोचा या किसी के साथ बात हुई और उन्होंने समझाया? दोस्तों ने, हस्बैंड ने, अम्मी ने, बहनों ने? हस्बैंड और अम्मी ने तो कुछ भी नहीं समझाया। ओके। उन्होंने क्या कहा? छोड़ दो। उन्होंने कहा मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना ज्यादा करो। इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने। उनको कोई नहीं आपके था। दुख को किसी ने टेंशन नहीं नहीं दी? नहीं, कोई नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे मियाँ ने कहा तुम्हें करना है तुम करो, तुम जो कर रही हो अच्छी हो, मैं तुम्हें कमा के दे रहा हूँ, तुम्हें एक मसला क्या है? उसका तो ये इशू है ना कि तुम्हें मसला क्या है। तुमने जरूर खुद को थकाना है, तुम एंजॉय करो, दुबई में रह रही हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना है, फिर तुमने घर भी लेना है तो क्यों इतनी हासिल क्यों करनी है? मैंने कहा क्योंकि मेरा शौक है, मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने छोड़ा है और मैंने छोड़ के देखा कि वो चीज़ मुझे तंग करती है मेंटली, कि यार मैं एक्टिंग कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही, मैं क्यों अपने आप को रोक दिया। और मुझे अपना अंदर, क्योंकि मैं एक्वेरियस हूँ और एक्वेरियस भागते हैं लाइफ में, हर चीज़ अचीव करनी है उनको, बैठ नहीं सकते।
तो मैं बैठ गई तो मैं तो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गई थी ओके कि यार क्या करूँ लाइफ में, ये मुश्किल है, इसलिए एक्टिंग में वापस आना है। और फिर डिस्कशन हुई, हाँ कुछ फ्रेंड्स के साथ भी हुई जो मीडिया से हैं। आई वाज टेलिंग यू अबाउट जवेरिया बासी, राइट, शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उससे भी मुझे समझाया, उसने कहा मदिया क्या करना है। तो हम लोग की काफ़ी डीप डिस्कशंस हुई चीज़ों के ऊपर। फिर एक पॉइंट पर आई, मैंने कहा आई डोंट माइंड डूइंग मेजर कैरेक्टर्स, मगर इट शुड बी मेजर। जैसे कुछ उसकी वैल्यू हो स्क्रिप्ट में, ऐसे नहीं कि आई और चली गई। अगर आई ही रही हूँ इतने साल बाद तो फिर तमीज से आऊँ। फिर मैंने किया चांद तारा, हम टीवी का, उस पे मुझे काफी रिकग्निशन मिली क्योंकि लोग जानते थे। तो उनको वो मदिया वापस आ गई। बहुत लोगों के मुझे उस पे सुकून का सांस मिला होगा, आपको खुशी हुई होगी कि हाँ यार लोग जानते हैं इतने साल बाद भी ना। बिकॉज आई थिंक इतना कोई ये जेन्युइन, हम इसको शायद अंडर एस्टिमेट करते हैं और शायद लोग बोलेंगे क्या है रियलिस्टिक हो, बट आई थिंक जिस पे गुजर रही होती है, जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ के किंग या क्वीन होते हैं, आप करता धरता होते हैं, अब किसी वजह से एग्जिट हो के वापस आए तो अपने घर में मेहमान, यू नो, एक सिचुएशन चेंज हुई हुई है। अपने घर में मेहमान हूँ मैं अभी भी। हाँ, मैं इस बात पे आराम से यकीन कर सकती हूँ अभी भी। इवन इफ आई मीट माय इंडस्ट्री कहीं इवेंट्स पे, आई कैन नॉट रिलेट विद देम एनीमोर। कुछ हो गया है, बहुत ज्यादा मेरे साथ कुछ हो गया या उनके साथ कुछ नहीं। 10 साल में चीजें बहुत चेंज हो गई ना। 10 साल में द वे स्क्रिप्ट्स आर रिटन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, डायनामिक्स, हर चीज़ की बहुत चेंज होगी। जब आप लोग थे रिव्यूज़, हम लोग थोड़ी होते थे, हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। बट आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर सेटलिंग इन। लोगों का ना रवैया भी बहुत चेंज हो जाता है। डेफिनेटली रवैया बहुत चेंज देखे हैं मैंने। इफ आई मे से सो, आई थिंक आपको अब रियलाइज होगा कि ओह अच्छा, ये रियलिटी होती है लोगों की। हाँ, और हुई है। वो आपको हिट और करती है। उसने हिट नहीं किया, उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। दैट्स गुड। क्योंकि उससे मेरे अंदर ये समझ में आया कि दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज़ हाउ पीपल आर। तो किसी से हर, जैसे मैं सोचती थी एक्सपेक्ट हर किसी से करना, जो मेरी एक नेचर थी कि मैंने इससे इतना प्यार दिया उस वक्त में तो अब मेरे लिए भी होगा। नो, इट्स नॉट देयर, सो इट्स फाइन। नहीं है तो नहीं है, तो इसको समझ जाना चाहिए ना। अब इसको बैठ के अगर मैं रोना शुरू कर दूँ तो बनता नहीं है। इस इंडस्ट्री में आप कह रही थी कि कितने लोगों के साथ काम किया है, इसमें बहुत सारे मेल और फीमेल एक्टर्स का डेब्यू मेरे साथ हुआ है। Yeah, you were taking names and I was like, अच्छा ये भी बहुत लंबी, माशाल्लाह से। इवन फीमेल लीड्स का भी डेब्यू मेरे साथ हुआ है। काफी। बट मगर ये है कि ठीक है, वो मिलते अच्छे से मिलते, जो अच्छे से मिलता है मैं अच्छे से मिलती हूँ। जिसको नहीं मिलना आई कैन नॉट फोर्स देम, और करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक हम भी 1-2 दफा मिले होंगे, आप मिले, हाय हेलो हुई, हमारी बातचीत नहीं हुई, मगर द वे यू से हाय मदिया, हाउ आर यू, यू गुड, इतना भी इनफ था मेरे लिए उस वक्त। क्योंकि मुझे ये था, सलाम किया ना, इवन वी डोंट नो ईच अदर, बट स्टिल एक तमीज, एक कर्टसी, दैट्स व्हाट आई नीड। मेंटल हेल्थ पे क्या टोल हुआ? हाउ डिड यू डील विद इट? मेंटल हेल्थ पे मीडिया को लेके कोई टोल नहीं। मैं सही थी। कब मुझे था कि क्या करना है, बस मैं उसको जरा सोचती थी कि क्या करना, क्या चाहिए। ओके, सो यू आर मोर लाइक कि अच्छा ये हो गया है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, हैंडल कैसे करूं। हाँ, दैट्स आल्सो गुड अप्रोच, यू नो, नेक्स्ट रादर देन कि बैठ के रोते रहो मेरे साथ ये हो गया। मुझसे भी नहीं रोया जाता। मैं कहती हूँ नहीं भाई, टाइम नहीं है रोने का। नहीं, मैं 1 घंटा या 1 दिन चले, 2 दिन रो लिया, आई एम लाइक नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू नेक्स्ट। ओके, दिस इज द चैलेंज, बिकॉज चैलेंज तो नहीं जा रहा ना आप एग्जिट कर रहे हैं चीज से। आपने कहा है हम, तुम लोग हमें मसला कर रहे हो, हम भी यही हैं, हम भी करेंगे। मजा आया मुझे लेके। हाँ, मजा बहुत आया। कहते हैं ना, चस तो बढ़िया। और माशाल्लाह से आई थिंक अब जब आप देख रही होंगे अपने कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज होते हुए, बेबी बाजी का भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। गैर में तो काफ़ी, अब आपका 1-2 एपिसोड से तो और भी ज़्यादा, आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग गुड रिस्पांस। यू नो, क्या मैसेज आ रहे हैं, धमकियाँ आ रही हैं कि खबरदार जो वफा के साथ कुछ किया? बहुत लोग मेरे दुश्मन हुए हैं दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके। ओके। और बहुत लोग जो है इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे होते। देखिए, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमें आपके कैरेक्टर से बहुत मसला। या बड़ी लकी है कि आपकी ऑडियंस ऐसी है जो इसको डिफरेंशिएट कर सकती है। एग्जैक्टली। मुझे शुरू में हुआ कि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, क्योंकि जब कभी तुम पे मैं देख रही थी सबको कि नेगेटिव के साथ क्या हो रहा था, तो मैं बड़ी कंसर्न्ड हुई और मैंने अपनी मैनेजिंग टीम को भी बोला कि ये तो नहीं होने वाला कहीं मेरे साथ। तो
लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ी हैरान थी कि बहुत लोगों का मुझे रिस्पॉन्स ये आया कि वी आर नॉट हेटिंग यू, वी आर हेटिंग योर कैरेक्टर। दैट मीन्स कि मैं कुछ अच्छा ही कर रही होंगी तो हेट कर रहे होंगे, क्योंकि पीपल नो मी सो वेल, कनेक्टेड तो हैं इतने सालों से, देख तो रहे हैं मुझे, काम भी देख रहे हैं। और मैं जो आपने जितने भी मेरे शोज रिसर्च में भी देखे होंगे, उसमें जो भी मैंने बातें की होंगी वो सब वही बातें हैं जो मैं एक्चुअल लाइफ में हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने वहां जाके कोई बात की हो, यहाँ जाके कोई, मैं भूल जरूर सकती हूँ बातें क्योंकि मेरी मेमोरी में इतना ज्यादा रहता नहीं है, तो मगर ये है कि आई एम लाइक दिस, एंड इफ यू विल मीट मी लेटर इन लाइफ एज वेल, आई विल मीट यू लाइक दिस। मैं ये नहीं कहूंगी अच्छा हाय राबिया, दैट्स नॉट मी। अच्छा ये बताएं, 17 ईयर्स में आपने पहला प्रोजेक्ट किया आपने, लेकिन मुझे ऐसी ख्याल आ रहा था कि आप तो इंडस्ट्री में सबको जानती होंगी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? और आप तो स्टूडियो में कितने अरसे बैठी रहती थी, फिर आपको ऑडिशन क्यों देना पड़ा जाके? आपने कहीं कहा, लिखा हुआ मैंने देखा था कि 500 लोगों में से आपको सेलेक्ट किया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए जियो के। क्योंकि मैं जब अपना मैट्रिक ख़त्म किया था तो मुझे एक वहाँ पे इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट खुला था, तराश, जिस तरह यहाँ ना पाए वहाँ पे तराश था, और वहाँ पे एक्टिंग, ग्रूमिंग, ये सारा मॉडलिंग सब कुछ सिखाते थे। समझ से भाई साहब होते थे, उन्होंने मुझे एक्टिंग कोर्स दिया था 3 मंथ्स का। तो लकी यू, या माशाल्लाह से। ओके। तो और ताशफीन इस्लामाबाद में उन्होंने मुझे वॉक करना, बॉडी लैंग्वेज, ये वो, मैंने वो कोर्स किया था 3 साल, 3 महीने, क्योंकि मेरे पास छुट्टियां थी 3 मंथ्स की कॉलेज के लिए। तो मैंने कहा मैं कुछ करूं, मुझे होता है मैं कोर्सेज करूं, मैं पढ़ूं, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने वो किया। उसके बाद जो है मुझे जियो वाले आए। अच्छा, बेसिकली अदनान सिद्दीकी जो हैं वो मेरे कज़न के बेस्ट फ्रेंड है बचपन के, ठीक है, फर्स्ट कज़न के। तो अदनान ने मुझे देखा, उसने दिया क्या हाल है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं कोर्स करने आई हूँ ये वो। अदनान ने कहा यार एक ड्रामा हो रहा है तो करोगी? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हूँ तो करूँगी। तो अदनान ने कहा लेकिन ऑडिशन देना होगा, दोगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लेकिन आपने उनको बताना नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ। अच्छा। अदनान को पता था मैं किसकी बेटी हूँ। Okay. राना आंटी को नहीं पता था। राना शेख यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर डायरेक्टर एट दैट टाइम, इफ यू नो हर। उमराव जानेदा उन्होंने बनाया था, कभी शाम ढले, इस तरह के बहुत हिट प्रोजेक्ट्स उन्होंने उस टाइम पे दिए थे। पीटीवी से थी वो, सुल्ताना आपा के साथ होती। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने, अब्बू ने कहा तुम्हें जाना इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ मेरे नाम के बगैर कैसे जाओगी, सिर्फ ये करना है। और इतना प्यार मेरे माँ बाप का मेरे साथ था, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे बस ट्राई करने दें, अगर इसके बगैर जाना है तो ठीक है। तो मैं फिर ऑडिशन मैंने दिया। अब्बू मुझे ड्रॉप करके जियो चले गए थे, अंदर नहीं आए थे। ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया, किसी को नहीं पता मैं किसकी बेटी हूँ। ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामे के बीच में फिर मैंने अम्मी अब्बू को, लाहौर में शूट कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोग प्लीज़ मेरे सेट पर आए ना, देखे मैं क्या कर रही हूँ। तब फर्स्ट टाइम अम्मी अब्बू आए, और सब जब उनसे ना तुम इनकी बेटी हो, एवरीवन वाज शॉक्ड। या आई कैन इमेजिन कि तुमने कभी जिक्र तक नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने कहा था एक्टिंग, वैसे मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड थी कि मैं एक्टिंग करूँ, उन्होंने तो मुझे बोल दिया था मैं लास्ट से गुजर जाना। अम्मी को तो नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँ, उनको तो बस पढ़े डॉक्टर बने। और मुझे था नहीं, मैंने एक्टिंग ही करनी है, या मैंने एक्टिंग करनी है या मैंने सिंगर बनना, आप डिसाइड कर लें दोनों में से क्या करना है। तो माय फादर वाज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी। उन्होंने कहा यार जो ये करना चाह रही है ना, लेट हर डू दैट, मुझे, हम ट्रस्ट करते, इसको टाइम दो, देखो ये क्या करती। प्रूव कर दिया ठीक है, नहीं प्रूव किया तो इंडस्ट्रीज खुली हुई है, किसी भी फील्ड में जा सकती है, हम खड़े हुए हैं दोनों। अम्मी ने कहा ठीक है। तब अम्मी अब्बू इस सपोर्ट पर आए, और वो इत्तेफाक से काम मेरा चल पड़ा, अच्छे से हुआ। उसके बाद लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि ये इनकी बेटी है, तो आपने इसलिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा। ओके, आपने ब्रेक क्यों लिया? शादी नहीं, ये वाला नहीं, पहले वाला ब्रेक, इस वाले ब्रेक के बाद में आएंगे। 18 इयर्स वाले के, वो तो पढ़ रही थी ना मैं। हाँ, लेकिन बीच में फिर भी लोग अक्सर पढ़ाई के साथ भी प्रोजेक्ट्स कर रहे नहीं कर थे, सकती आपने तो बिल्कुल नहीं किया। आप तो 2000, फिर आप 7 में फिर आपने दोबारा प्रॉपर नहीं कर सकती थी राबिया, मैं पढ़ रही थी। और फिर इस्लामाबाद में थी, मैं ट्रैवलिंग करती थी, मेरी वहाँ से पढ़ाई, पार्टीशन के टाइम पे मैं पढ़ रही थी। ओके, तो फिर पार्टीशन ड्रामे का नाम है। हाँ, पार्टीशन, डोंट गो बैक, कितना पता चले जाए, मैं पढ़ रही पीछे थी, चले जाए इतने। तो उससे ना बहुत पढ़ाई में डिस्टर्ब हुई थी। बट आपको समझ आ गई कि आई एम क्लियर,
हाँ। मेरा जो शौक है मैं सही हूँ, मैं इसी डायरेक्शन में मैंने जाऊंगी। जाना है एंड आई एम श्योर आपका पूरा वो जिस तरीके से आपने मैनेज किया वो भी पेरेंट्स को कन्विंस कर गया होगा उस वक्त। अच्छा, जब क्योंकि उस टाइम पे भी सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं था जिस तरह अभी है, तो जब लोग पहचानने लगे थे तो क्या रिस्पॉन्स आता था? हाउ डिड यू टेक इट? कोई फैन रिएक्शन जो आप शेयर कर सकें? बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। लग रहा है यू रियली एंजॉयड इट, यू नो। आई यूज्ड टू लव इट। मैं वैसे कम बाज़ारों में जाती हूँ, मेरा नहीं होता कि मैं मॉल्स में जाऊँ शॉपिंग वॉपिंग करूँ, मैं इतनी शॉपोहॉलिक हूँ नहीं। तो मैं जब मॉल्स कभी चली जाती थी गलती से, तो एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद सेंटोरस गई थी और मैं लिटरली उस क्राउड में फंस गई थी, मैं गायब हो गई थी कितने लोग थे सबको माशाल्लाह। पिक्चर्स खिंचवानी थी। वो कोई ईद के करीब के दिन थे। Yeah. तो मेरी फैमिली बेचारों ने जिस तरह मुझे उधर से छुड़वाया था और निकाला था ना, उस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट्स अलग अलग जगहों पे हुए हैं कि मैं Okay. बिल्कुल क्राउड के अंदर फंसी हूँ। तो मैं उसको एंजॉय बहुत करती थी, बहुत मज़ा आता था। और बहुत सारे फैंस तो वो हो जाते थे कि मैसेजेस करें कॉन्स्टेंटली ना, कॉल्स करते थे नंबर्स लेके कि हम आपके फ़ैन हैं, हमने आपका ये ड्रामा देखा, हमें आप बहुत पसंद हैं, हमसे प्लीज़ बी माई फ्रेंड, प्लीज़ फ्रेंडशिप कर ले, वो जो FRAIND फ्रेंडशिप कर ले। और इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हुई है। ओके। हाँ, करते थे। तो शाज़िल जो आपके हस्बैंड है उनसे कैसे मुलाकात हुई? थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड। ओके। वो म्यूचुअल फ्रेंड गायब हो गया, लेकिन वो कहते ना मिलाने वाला हमेशा गायब हो जाता। उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर लिया। उसने अपना काम किया, वो गायब हो गया। तो हम दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था। व्हेन आई वाज एक्चुअली रेडी टू गेट मैरिड, तो मुझे था कि अब शादी करनी है। ठीक है। बहुत सो हो हाउ गया। डिड लाइक व्हाट मेड यू थिंक कि अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ? मुझे लगता था उस वक्त मैंने बहुत काम कर लिया। ओके। अब तो बस अब वो आपका शौक पूरा हो गया था काम का, यू नो, कमा लिया, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, एक नाम भी बन, तो यू वर लाइक नाउ आई एम रेडी टू सेटल डाउन। ओके, ये थॉट प्रोसेस भी अच्छा है कि चीज़ें जो थी वो लिस्ट पे हो रही हैं, चेकलिस्ट कंप्लीट हो रही है। हाँ, नहीं अक्सर क्योंकि ना अभी भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत होती है और आगे भी जाके मैं एक मेरे जहन में सवाल था आपके लिए कि ये है कि सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या लड़कियों को पहले अपने जॉब रिलेटेड चीज़ों को करना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए, या दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड भी चल सकती हैं, साथ साथ भी चल सकती हैं, या ये कि नहीं शादी पहले करके फिर करियर पे करो। एंड आई थिंक हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, बट ये कॉन्वर्सेशंस अभी भी हो रही हैं। तो आई लाइक इट कि आप क्लियर थी कि आपने कहा नहीं मैं पहले अपना जो मुझे इंटरेस्ट है काम से रिलेटेड वो कर लूँ, अब मैंने कर लिया तो आई एम रेडी, यू नो। मैं हमेशा से ये सोचती हूँ, मैं अभी भी इवन अभी मेरे नेफ्यू की शादी हुई है 2-3 साल पहले, तो मैं उसकी वाइफ को उस वक्त भी कहती थी कि तुम पहले करियर बनाओ, लड़का तुम कहीं नहीं जाएगा, हम पकड़ के रखेंगे, तुम लेकिन अपना करियर बनाओ, हम शादी कर देंगे। लेकिन वो बच्चों का जब अपना चल रहा होता है फिर उनको होता है जल्दी शादी हो जाए, एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है। तो अब वो कहती है खाला आप ठीक कहती थी, तो मैंने कहा था बच्चा कहीं नहीं जाएगा, यही है। बट मुझे लगता है ना सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी अपना अप करियर्स जो है ना वो बनाने चाहिए। ये तरीका नहीं है कि लड़की ही हमेशा करियर ओरिएंटेड दिखाई जाती है, लड़का तो जिम्मेदारी है हमारे सर पे काम करना, ये वो जिम्मेदारी नहीं है। आपको इस दौर में आपको अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और आगे जाके जब शादी होती है ना तो बहुत डिफरेंट लाइफ हो जाती है। कभी कभी 2 लोगों को मिलके भी चलना पड़ता है। सही बात है। किसी एक पे आप बर्डन नहीं बन सकते, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो प्लीज़ अपने आप को जितना पढ़ सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करें। और स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि आप डोमिनेट करना, स्ट्रॉन्ग होने में और डोमिनेट होने में फ़र्क है। तो उसको फ़र्क रखें और रिस्पेक्ट जब रहे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। True. और अगले भी समझ जाते हैं। तो तरीक़ेकार होना चाहिए। अपने आप को पढ़ाएं बस। लेकिन आपने बहुत पीक पे जाके अपना ये डिसीजन लिया कि इंडस्ट्री छोड़ो, पाकिस्तानी छोड़ दिया आपने। मतलब आप माशाल्लाह से उस वक्त काफ़ी आपका करियर, आपकी काम बहुत अच्छा चल रहा था। तो इवन दो यू सेइंग कि मैं रेडी थी शादी के लिए, मुझे लगता है इतनी चीज़ों को, एक पोजीशन को, नाम को, एक सोर्स ऑफ इनकम को छोड़ के या उससे थोड़ा दूर जाने का फ़ैसला करना काफ़ी हिम्मत का काम होता है। What gave you that courage, you know? मोहब्बत थी क्या? मोहब्बत में इतना दम था कि उसने कहा कि बस
प्यार तो मुझे दुनिया था। इधर से उधर हो, मैं तो जा रही हूँ पिया के साथ। हमारी मोहब्बत आप समझें 2 महीने की होगी तो कितनी कोई इतनी स्ट्रांग होगी कि मैं पिया के साथ चल पड़ूंगी मेरे जैसी बंदी। मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। मैंने तो कहा अच्छा शायद वहाँ कोई मुझे बड़ी डीप रोमांटिक, वैसे आना है मैंने अभी उस स्टोरी पे भी, पर हाँ। पहले ये सवाल का जवाब दे। ऐसा नहीं था। आई थिंक मैंने बता रही हूँ ना 2007 में स्टार्ट किया था, 15 में शादी हुई थी, तो कितने साल हो गए होंगे, 8-9 साल। 8-9 साल शायद मैंने इतना काम कर लिया था, इतना काम कर लिया था। उस टाइम सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो आपकी एंडोर्समेंट्स भी टीवी पर होती थी, आपकी ईट शोज भी टीवी के थे, ट्रांसमिशंस भी थी, मॉर्निंग शोज भी थे, नाइट शोज भी थे, इंटरव्यूज भी थे, मॉडलिंग भी थी, कैटवॉक भी थी, मैगजीन शूट्स भी थी, पीआर शूट्स भी थी, ब्रांड शूट्स भी थी, ड्रामास, एवरीथिंग, मतलब मैं लिस्ट, कमर्शियल्स, एवीसी, टीवीसी। तो 24 तो ग्लैमर की दुनिया से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। तो शायद मैं फेड अप हो गई थी। ओके। क्योंकि 24 घंटे मैंने काम किया, मेरा फोकस सिर्फ काम था। मैं एक टाइम पे, मुझे याद है, मैं 9 प्रोजेक्ट्स कर रही थी। वाओ। और मैं कैसे मैनेज करती थी, मैं आज अम्मी से पूछती हूँ, मैं ये 2 प्रोजेक्ट्स नहीं मैनेज कर पा रही। मैं कहती तो मैं एक टाइम पे 9 प्रोजेक्ट्स के साथ ये सारी लिस्ट कर रही होती थी, और मैं सोती नहीं थी, मैं इतनी वर्कहोलिक। तो उस दौरान कभी शादी का ख्याल नहीं आया या प्रपोजल ऐसा नहीं आया जिस पे आप सोचती हैं, या आपने सोचा हुआ था नहीं अभी मैं फोकस कर रही हूँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी? प्रपोजल आया था, समझ नहीं आए, 2-3 आए, नहीं समझ आए, इसलिए फिर किया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने, क्योंकि अम्मा अब्बा ने कहा था जब हमने करानी है हम करा देंगे, तो ठीक है, उनकी मर्जी थी, उन्होंने जब भी करानी थी मैंने कहा था ठीक है, आपको कोई समझ आएगा, मुझे समझ आया वो तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि अरेंज होनी है, उन्होंने कहा तुम्हें कोई समझ आएगा तो तुम बता देना। मैंने कहा ठीक है। तो डील अच्छी की हुई थी मैंने अपने अम्मी अब्बू से, इसलिए जो है वो जब तक अल्लाह करियर लेके चलता गया, वो करियर चलता गया। जब मुझे लगा कि अब आई एम डन, मैंने सारे कैरेक्टर्स कर लिए हैं, मैंने दिल भर के मीडिया एंजॉय किया है, मैंने फेम को देखा है, तो फिर क्या बच गया? वो होता है ना, इंसान कहता है बस अब तो सब कुछ कर लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नया क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में? शादी। Now I can get married. I like it the way you're saying that it's not like कि मुझे शादी ही करनी है, you like ये कर लिया अब क्या करें? Okay, शादी भी is one of the things that I can do, you know. शाज़िल में ऐसी क्या बात नजर आई, क्या हुआ कि 2 नहीं 6 महीने चले आप लोग एक दूसरे को जानते थे? 2-3 महीने। 2-3 महीने कि आपने इतनी जल्दी शादी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? शाज़िल जो है ना, एक तो बहुत गुड लुकिंग है। ऐसे ना करें यार। आप लोगों को बोल रही है। Not that it's not an important thing, looks do matter. लेकिन मैं फिर भी मेंटेन करना चाहूँगी कि इंसान की नेचर को जरूर देखें। मदिया असल बात हमें नहीं बता रही है, बिल्कुल असल बात बता रही हूँ। देखो मतलब शाज़िल की आगे मैं आ रही हूँ, शाज़िल को तो बहुत हिचकी आ रही है। हाँ, मैं आ रही हूँ इस बात पे। एक तो ही इज वेरी गुड लुकिंग, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि लुक्स ने पहला तो काम लुक ने कर दिया। हाँ, तो मैंने कहा यार ऐसा ही तो चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब मैं मिली तो उसका जो ही वाज वेरी क्लियर टू द पॉइंट, जो लाइफ में भंड किए उसने सब बताए, कोई चीज ढकी छुपी थी ही नहीं। क्योंकि जब हम दोनों को मिलवाया गया तो ही वॉज ऑल्सो लुकिंग कि भाई आई शुड गेट मैरिड, इवन आई वॉज लुकिंग। तो हम दोनों को पता था कि हम मिल रहे हैं क्योंकि हमने शादी करनी है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे थे, नॉट दैट के हम लोग बस ऐसे ही मिले, फ्लिंग हुआ, पसंद आ गए, हो अफेयर हो गया। पहले दिन से बड़ी सीरियस इंटेंशंस थी। यस, क्योंकि वो जो हम दोनों का जो फ्रेंड था ना, उसने पहले ही वो दोनों को अच्छे से जानता, तो उसने दोनों की बातें हम दोनों को ही बता दी थी कि भाई वो भी बहुत सीरियसली देखना चाह रहा है पार्टनरशिप के लिए, और ये भी सोच रही है। तो अब आप दोनों देख लो, समझ में आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता अलग हो जाना, अब आप लोगों का आगे डिसीजन है। तो हम दोनों बहुत क्लियर थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उसने अपनी सारी हैबिट्स, क्या करना है, क्या नहीं करता मैं, क्या मेरी हॉबीज हैं, क्या कैसी मेरी फैमिली है, कैसी मेरी लाइफ है, सब क्लियर। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई थॉट इट वाज अ लव मैरिज इन अ वे, बट नहीं, यही मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे लव मैरिज एग्जैक्टली लग नहीं रही है। इट्स मोर लाइक अ
I don't want to say a calculated decision, but it's like you both were ready at that point in time. आप दोनों सोचे थे हमें शादी करनी है, हमें सेटल होना है. आप दोनों मिले, आप दोनों को समझ आए एक दूसरे की. बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे स्पार्क्स हो गए थे या मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि आपने अभी तक ऐसी चीज़ को मेंशन नहीं तो की. हमें अब है ना. वही मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली. सो जो आपका डिसीजन था वो ये था कि यार ये इंसान अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटीज़ जो मुझे जितनी नज़र आ रही हैं, समझ आ रही हैं, दोज क्वालिटीज जो मुझे चाहिए अपने पार्टनर में, उन्होंने भी मोस्ट प्रॉब्ली आपके बारे में यही सोचा. और फिर मोहब्बत नहीं, इंटरेस्ट, इनफैक्ट मतलब अट्रैक्शन हुई होगी एंड यू गाइस टुक द डिसीजन टू गेट मैरिड. बहुत डिफरेंट स्टोरी है ना मेरी. नहीं, वो इतनी बहुत कैलकुलेटेड interesting लाइफ है. पता है मैं बहुत ये बहुत साल मजे बाद का है. डिस्कस कर रही हूँ नहीं, अपनी नहीं, ये सारी बहुत- लाइफ. तो मैं खुद सोच रही हूँ ये इतनी कैलकुलेटेड मैं कैसे लाइफ में चली Calculated की हूँ. मुझे बात- तो लगता था मैं बड़ी इमोशनल डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में. तो मैंने आपको डीकोड कर रही हूँ. नहीं, मेरे लिए टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि या तो हम लोग जाते हैं अरेंज मैरिज की तरफ, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं कि बस मोहब्बत हो जाए और हम मोहब्बत में शादी करेंगे, ठीक. लेकिन मुझे लगता है जो आपने किया ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत से ही शादी करें. एक इंसान है जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ एक ज़िंदगी में अच्छा पार्टनर हो सकता है, मोहब्बत नहीं है लेकिन ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है. मुझे लगता है इतना सोचना ज़रूरी है अब. हाँ लेकिन प्यार तो हुआ था. वो तो नहीं, अट्रैक्शन तो थी, अट्रैक्शन में प्यार हाँ. था. प्यार था. मोहब्बत तो अब है. हाँ. उस वक्त तो तो प्यार और 2-3 महीने मोहब्बत में में क्या फ़र्क है? देखो तो प्यार दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अट्रैक्शन. प्यार और attraction, मोहब्बत हाँ, बाद में. हाँ. अट्रैक्शन डेफिनेटली थी, अट्रैक्शन और क्योंकि अट्रैक्शन अटैचमेंट भी हो गई थी क्योंकि जिस हम्म. तरह का शाजिल इज वेरी लाइवली फ्रेंडली हैपनिंग. मतलब ही इज द लाइफ ऑफ द पार्टी या लाइफ ऑफ द इवनिंग. जब भी कहीं जाता ना तो उस लोगों तो शाजिल आए. तो शाजिल इज वेरी चार्मिंग. तो वैसे ही आप अट्रैक्ट तो होंगे ना ऐसे बंदे से जो दिल का भी साफ है, नेचर का भी अच्छा है. तो अट्रैक्शन थी ना, अट्रैक्शन तो वही थी. कह रही हूँ ना. अट्रैक्शन तो थी. फिर उसके Yeah. बाद वो पहले तो पाकिस्तान में ही था. हम्म. फिर जैसे हमारा हुआ कि नाउ वी विल गेट मैरिड तो उसका दुबई में बिजनेस का हो गया सडनली. वो दुबई चला गया. अब कहानी होती है कि अब डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ Yeah. गए थे अब मिस किया होगा आप लोगों ने एक दूसरे हाँ. को. हाँ. तो okay. वो जो टाइम था ना कि हम हाँ. लोग ना मिल रहे थे ना मेरा आना जाना हो रहा था ना उसका हम्म. इतना हो रहा था क्योंकि उसने नया नया शुरू किया था काम. मेरी तो वैसे ही एक्टिंग की वजह से हम्म. कुछ नहीं मैं कर सकती थी. तो उसमें फिर हुआ कि नहीं यार ना So नहीं you guys प्यार missing each other? यस A lot. ठीक है जी, हम इस कंक्लूजन पे आ गए हैं कि प्यार ही था. प्यार था. अट्रैक्शन से फौरन प्यार हो गया प्यार था. था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि खाली अट्रैक्शन पे कैसे शादी हो सकती थी. ये प्यार मेरा तो सवाल था एक्चुअली, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा नहीं, इस प्यार- पूरे प्यार प्रोसेस था. को ना समझने की कोशिश की थी कि क्या आसान होता है सिर्फ अट्रैक्शन की बेस पे. मैं डबल माइंडेड होती हूँ. कभी कभी मुझे लगता है इट्स ओके कि अगर आपको बंदा समझ आ रहा है या बंदी समझ आ रही है और आप एक सोचा समझा डिसीजन ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप मोहब्बत ही करें, क्योंकि शायद वो इंसान आपके लिए अच्छा हो ना लॉन्ग टर्म में. तो रिस्पेक्ट, यू नो, खलूस, ये दिल जो honesty है ना ये ये- आपको हर चीज बता हाँ. देता और फिर कभी कभी क्या मुझे लगता है आदत मोहब्बत बन जाती है. मोहब्बत आदत बन जाती है या आदत मोहब्बत बन जाती तो है. हम आदत बन चुके हैं. तो ऐसी आदत हो या गई है माशाल्लाह हमें माशाल्लाह कि सही है. ही इज वेरी सपोर्टिव. हम्म. आप Okay. खुद बताए एक इंसान जो उधर बैठा हुआ है वो मेरे शौक की वजह से मुझे कह रहा Yeah. हुआ 5-6 महीने. Yeah, true. तो कौन कर सकता है. और जानती हूँ मैं उसको कि वो मेरे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता है माशाल्लाह को और मैं भी नहीं. मगर फिर हम लोग इन चीज़ों पे भी आ जाते हैं कि नहीं जिसकी जो खुशी है वो भी करे. मियाँ बीवी के रिश्ते को क्या चीज़ बहुत स्ट्रांग बनाती है? क्या 2-3 चीज़ें जो आपको लगता है कि उन्होंने आप लोगों की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ किया? ट्रस्ट ने सबसे पहले. ओके. ये जो मुझसे लोग पूछते हैं आपने इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी, करती रहती काम, क्या था. तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करता है वो मुझ पे. उसको कैसे पता चलता है मैं कौन हूँ. जानती ही नहीं एक दूसरे को. 2-3 महीने में 6 महीने में कितना जान लेते. लोग Yeah. तो सालों सालों नहीं जान सकते. सही बात है. तो कितना जान लेता वो मुझे नहीं जान सकता था. ना मैं जान सकती थी. और मैं जिस इंडस्ट्री से थी हर किसी के माइंड में 100 बातें आती हैं मीडिया से रिलेटेड, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए. Yeah. 100 बातें, 100 मुंह है, 100 बातें हैं, हर तरह की बातें, अच्छी भी है बुरी भी है. तो किस तरह ट्रस्ट करता. तो मुझे ये लगा कि मुझे फील्ड छोड़नी पड़ेगी ओके. उस टाइम के लिए. मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने मियाँ का ट्रस्ट बिल्ड करना है, मुझे उसको बताना है मैं कौन हूँ, मुझे समझना है वो कौन है, सही बात है. या उसका क्या चल रहा है लाइफ में. हर चीज़ को देख के उसके जब
6-7 साल हम, अच्छा बीच में 2018 में मेरा हक भी किया था वापस Okay. आके, 17-18 की बात है ये। ओके। तब तक 2 साल में हम लोग ट्रस्ट तो बिल्ड कर चुके थे। उसको मुझ पे अंधाधुंध ट्रस्ट है कि मेरी बीवी कुछ गलत काम नहीं करेगी, और मुझे अपने से ये पता है कि मैं कहीं भी होंगी, मैं कभी शाजिल को पुट ऑफ नहीं करूंगी किसी भी चीज को लेके, क्योंकि ये मैंने डिसीजन जब इतनी लेट लाइफ में लिया है, 29 साल की उम्र में लिया है, तो सोच के लिया है ना। अगर मुझे इधर ही उधर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह की कहानियां करनी होती तो शायद मैं शादी करती भी ना। जब एक इंसान से शादी करो ना तो फिर उसी से करो, बस, फिर नहीं देखो राइट लेफ्ट। लेकिन हाँ, अगर वो अगला इंसान आपके साथ ठीक नहीं है तो फिर अपने लिए सिंपथीज नहीं लो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उस चीज से निकल आओ। और ये नहीं है कि आपके लिए दुनिया खत्म हो गई है, फिर आप कहीं और जाओ। पार्टनरशिप्स जरूरी है लाइफ में, उसको खत्म मत करो कि बस। अब कितने लोगों की इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं, और कितने लोग, औरतें नहीं शादियां करती हैं डर के कि लोग क्या कहेंगे, हम शादी करेंगी तो। कितने लोग कितनी बातें करेंगे, लेकिन जिंदगी तो आपको चलानी है। मेरी लाइफ चलाने के लिए मुझे लोगों ने आके कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं थी ना। तो जब मेरा शौहर को मैंने ही समझाया, उसने मुझे समझाया, हम बेस्ट बात ये थी कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन नहीं था, और आज तक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगी राबिया तुम्हें पता है शादी नहीं कहते, प्लीज तुम समझा दो। तुम नहीं समझा सकती ना, वो तुम्हारी सुनेगा, वो मेरी ही सुनेगा। वो इस तरह है। और अगर उसकी तरफ से भी कोई थर्ड पर्सन आएगा तो मैं कहूँगी ये क्यों बीच में बोला, ये रिलेशनशिप तुम्हारा मेरा एक कमरे के अंदर है, और वो कमरे में ही रहेगा। मैं अपने इन-लॉज के साथ भी रही 2-3 साल, मगर हमने कभी ऐसे लड़ाइयाँ नहीं की कि चीख रहे हैं, पागल हुए हैं, और अगलों का भी सुकून बर्बाद हो रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, कभी नहीं। हम बेडरूम में होती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, होती हैं लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम करते थे, हम बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से। तो मैं एक दिन बाद जब हो जाती थी लड़ाई और अभी हमारी दोस्ती नहीं हुई हुई, तब मैं अपनी सास को जाके बताती थी आपको पता है कल क्या हुआ। तो कहती थी क्या हुआ, इस बात पे लड़ाई कब हुई, इस तरह हुई। तो फिर वो मुझे समझाती थी। शी इज अ काउंसलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर, पाकिस्तान की। अच्छा, यस, ओके, इंटरेस्टिंग। यस। तो वो जिस तरह मुझे चीजें समझाती हैं ना, तो इससे उनका भी बहुत रोल है। उनका रोल है, वो मुझे बहुत तरीके से That's so nice. उनकी बेस्ट पार्ट ये है बीइंग अ मदर इन लॉ कि वो फर्स्ट प्यार उनको अपने बेटे से शदीद है, मोहब्बत है, इश्क है, लेकिन प्रायोरिटी पे वो मेरी ही चीज रखेंगी कि पहले मैं इसकी सुनूंगी, क्योंकि मैं तो अपने बेटे को जानती हूँ। तो मैं अपनी सास को तंग करती हूँ, कहती 9 महीने मेरे पेट में रहा है, तब मैं उनको छेड़ दूंगा 9 महीने आपके पेट में रहा है। तो कहते मैं तो जानती हूँ इसे। पॉइंट ये है कि तुम बताओ एक्चुअली क्या हुआ। तो जब मैं बताती हूँ तो अगर मेरी गलती है तो मुझे समझाती हैं और मैं सुनती हूँ, क्योंकि इंसान को ना अंदर ही अंदर पता होता है उसकी गलती है। सच दीदी, कभी ईगो आ जाती है, ईगो तो फ्रेंड्स में भी और कोलीग्स में भी हो जाता है, ईगो आती है, तो मुझे स्टक रहना कि नहीं मैं ही सही था, या प्रूव करना है। हाँ, तो वो मेरे अंदर कभी बचपन से ही नहीं था ना। मेरी गलती है, मैं जाके माफी मांग लूंगी, रो लूंगी, माफ कर दो। लेकिन जब मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, तो फिर मेरी गलती नहीं है, कर लो जो भी करना, उसमें ईगो नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरी गलती नहीं है। तो तुम रियलाइज करो ना कि तुमने क्या गलत किया है, क्या मैंने इसमें कितनी दोस्तियां छोड़ी हैं जिसमें मेरी गलती नहीं है। और जब उनको रियलाइज हुआ है, मेरी फ्रेंड्स को, वापस आई हैं सॉरी करते हुए कि हमें याद 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन हमें पता है गलती हमारी है। जो आप दुबई में अकेले रह रही थी हस्बैंड के साथ, यस फाइन, यू नो इट वाज अ ग्रेट चांस कि आप लोग एक दूसरे को समझते, लेकिन पाकिस्तान से दूरी, अपनी फैमिली से दूर होना, अपने काम से दूर होना और अकेले वहाँ पे रहना, हाउ डू यू थिंक इट इम्पैक्टेड यू एज अ पर्सन? आपको अपने में चेंज नज़र आए कुछ अरसे बाद, और वो किस तरह के चेंजेस थे? बहुत चेंज नज़र आया। मैं बहुत पैम्पर्ड थी अपने घर में, बहुत प्रिंसेस, और लिटरली प्रिंसेस, क्योंकि मेरा खाना बेड पर नाश्ता बेड पर आता था, और That's so cute. हाँ, बहुत प्रिंसेस थी। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं ना, ये लोग मेरे घर आती थी इसलिए रहने कि हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। क्योंकि मेरे बेड पे खाने आ रहे हैं, और मेरी जो हेल्पर है वो 24 घंटे मेरे साथ है, वो दबा भी रही है।
आई वॉज वेरी पैम्पर्ड, ओके, अम्मी अब्बू की तरफ से भी, बहनों की तरफ से भी। छोटी है ना आप छोटी सबसे, थी, हाँ। बहनें भी आती थी तो गिफ्ट्स ला रही हैं और उनको बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, मदिया ने जो कह दिया वो ही होगा। तो सब मुझसे बड़ी हैं, मेरे बहनों ही मुझसे इतना प्यार करते थे, मदिया आ रही है, मतलब मैं कुछ थी अपनी फैमिली में। अभी भी है आप। मतलब उस वक्त मैं अपनी बात बताऊं, शादी से या, पहले या। तो मैं तो उठ के एक गिलास पानी पीने वाली नहीं थी, मैं किचन में नहीं घुसती थी, और खाना बनाना तो मुझे आता ही नहीं था। फिर तो शादी के बाद 1 साल हमने बाहर से ऑर्डर किया है। यू तो जोकिंग। कितना पेट खराब करती मैं अपना, वेट तो पुट आउट मैंने ना नहीं किया। शाजिल ने बोला ना आपने कोशिश की 1 साल तक? नहीं, बिल्कुल 1 भी साल नहीं। तो नहीं किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने सोचा कि थक गई मैं। ओके, उन्होंने फिर भी नहीं बोला? उसने नहीं बोला। ओके भाई। उसने कहा ठीक है, ये इसके हाथ के बने से बेहतर है कि मैं बाहर का ही खा लूं, भी एक्सपेरिमेंट तो मुझ पे ही करेगी। हाँ। और वो ही हुआ, जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए हाँ। तो वो बेचारा तो बस ऐसे खा लेता, बहुत मजे का है। अभी भी कहता है मुझे जो कोफ्ते दरिया में तैरते हैं वो मत बनाना। ओके, तो पहली क्या चीज ट्राई की आपने? बिरयानी। ओके, सही बन गई थी? पहले मैंने बीफ बिरयानी ट्राई की, और हमारे हाँ। पास से इलेक्ट्रिक चूल्हे, ठीक है। ठीक है, एक तो चूल्हे जलाने भी नहीं आते थे मुझे ढंग से, और बीफ मैंने अपनी सास को कॉल की, अम्मा मुझे बताएं बीफ बिरयानी कैसे। उन्होंने कहा अम्मा मुझे बताएं बिरयानी कैसे बनती है। कौन सी? बीफ बिरयानी। उन्होंने कहा है तुम्हें बीफ कैसे गलाओगी तुम? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, बीफ बिरयानी बनाना सिखाए। तो पहली बीफ बिरयानी बनाई थी मैंने। आज तक वो मेरा मजाक उड़ाती हैं, लोग सीखते हैं सब्जी से, चीज़ों से, ये डायरेक्ट बीफ बिरयानी पे गई थी। और उसके बाद फिर मैंने कोई 1 साल बारी बारी सबको कॉल्स करके, बहनों से दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, अम्मी को कॉल, इवन मैंने शेफ सादत को नहीं छोड़ा, उनको कॉल्स करती थी, रेसिपीज दे मुझे, स्मूदीज कैसे बनती हैं, अच्छा फलाना ट्राइफल कैसे बनता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैं उस वक्त कर रही थी रमजान ट्रांसमिशन, तो शेफ सादत से मैं कनेक्टेड थी, तो उनको पता था इसको तो कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा मदिया एक काम करना बेटा, जब भी बनाना हो ना प्लीज मुझसे पूछ लेना, वरना तुम बहुत तबाही मचाओगी। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था। लेकिन मैं आज तक आपको बता दूं, मैं आप जैसी नहीं बन सकती। मुझे नहीं इतना क्यूट लग रहा है कि इट्स लाइक यू नो एक लड़की है, वो गई है और सारे ना यहाँ से इंडस्ट्री से शेफ भी आ रहे हैं, घर भी आ रहा है, लोग भी आ रहे हैं कि भाई इसका घर चाहिए, खाना बनाना सीख जाए, यू नो लाइक मुझे बड़े मजे की क्यूट सी स्टोरी लग रही है, यू नो। हाँ, बड़े लोग इन्वॉल्व थे मेरी लाइफ में। अच्छा, फिर अब सही हो गया, अब बना लेती हैं सब सही, या अभी भी स्ट्रगल है? अब मैं आजकल तो तुम समझो फॉर द पास्ट 2-3 years उस तरह खाना 1-2 डिशेस बना ली, लेकिन जब मैं जाती हूँ दुबई तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद बनाऊँ, तो मैं भूल जाती हूँ कुछ चीज़ें। ओके, सॉरी। अभी भी तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल जो है ना खाने की, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू लाइक कुकिंग। Cooking is not my favorite. Yeah, if you can't like something, if you don't like something, you can't do it. तो अच्छा ठीक है, तो अब आप कहीं नहीं कि आप स्पॉइल्ड थी, बहुत स्पॉइलिंग पैम्पर्ड थी बहुत ज्यादा, तो एक तो ये बड़ा चेंज आया कि आपको ये चेंज आया कि अब मैं बीमार भी होती हूँ तो मैं खुद ही संभाल लेती हूँ। और क्या चेंज आया, और क्या चीजें फील हुई, सबसे ज्यादा मिस क्या किया, क्या इम्पैक्ट लगा आपको अकेले रहने का वहाँ? मिस तो मैंने अपनी फैमिली को बहुत किया था, बहुत। अपने फ्रेंड्स को मैंने बहुत मिस किया था, जितने भी फ्रेंड्स थी मेरी यहाँ पे बहुत मिस किया था, और अपनी लाइफ को भी कर रही थी, ऐसा नहीं है नहीं कर रही थी। तो वो भी मैंने टाइम जो है वो मिस तो मैंने बहुत किया, लेकिन लर्निंग भी ये थी कि एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में, अब कहते हैं ना, टफ हो गई कि अगर मैं बीमार भी हो रही हूँ तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जा रही। क्योंकि आप हंसोगे कि जब मैं बीमार होती थी, इतनी मैं बीमार होने लग गई थी, तो क्योंकि मैं हर खाती पीती तो थी नहीं, सिर्फ काम करती रहती थी, तो मैं सेट्स पे बेहोश हो जाती थी या नॉशियस होकर नौजिया और थ्रो अप करती थी। तो मैं ड्राइवर को कहती थी शूट के मुझे गाड़ी में बिठाओ और मुझे ना आगा खान ले जाओ या NMC ले जाओ। तो वो मुझे लेके जाते थे, इमरजेंसी के डॉक्टर सब मुझे जानते थे, मैं खुद ही जाके ड्रिप लगवाती थी, और फिर मैं आराम से अम्मी को कहा अम्मी अब बात सुने, परेशान नहीं होना, मैं इस वक्त इस क्लिनिक में हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पर अब्बू को लेकर आ जाइए।
ये हाल था मेरा। हम्म। और अब ऐसा हो गया है कि अब मैं कहती हूँ हाँ हूँ बीमार तो क्या हो गया, बस छोड़ो, काम करो, पैराडोल खाओ हाँ, और चलो चलो काम करो। बस जो भी है छोड़ो, इग्नोर करो। तो इस हम्म। तरह की चीज़ों में मैं बहुत टफ हुई। खाने बनाने में मैं सीख गई चीज़ें, घर संभालना सीख गई, शौहर को संभालना सीख गई, शौहर से रिलेटेड घर वालों को संभालना सीख गई। तो उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी चेंज किया है। मैं पहले वाली नहीं रही, मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट इंसान हो गए, अब मैं उतनी ही काम हो काम गई। हो गए। पेरेंट्स आपके, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, योर फादर वाज डिफरेंटली एबल्ड, वो सुन भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। बीइंग रेज्ड इन अ फैमिली लाइक दिस, इन अ हाउस होल्ड लाइक दिस, इस तरह का घर में बड़ा होना, परवरिश पाना, यू थिंक आपकी पर्सनालिटी को, मुझे इस वक्त ओरिजिनली तो मेरा सवाल ये था कि क्या वो आपको ज़्यादा सिंपैथेटिक, ज़्यादा एम्पैथी आपके अंदर डालता है दूसरों के लिए, हसास आपको ज़्यादा कर देता है दूसरों की, क्योंकि आप खुद एक चीज़ देख रहे होते हैं, एक इतने करीबी इंसान जो दिल के करीब, उसकी चैलेंजेस को समझ सकते हैं। एज अ फैमिली आप लोगों को चैलेंजेस होते होंगे, बट मुझे और ये भी लग रहा है कि मुझे लगता है उसने आपको बहुत स्ट्रांग भी बना दिया, दैट यू आर नॉट विलिंग टू गिव अप। यू थिंक कि ये सब चीज़ें उस उधर से आई हैं, उस सिचुएशन में, उस तरह के घर में परवरिश पाने की वजह से? बिल्कुल, आई थिंक मेरा हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है। हमारे अम्मी अब्बू ने हमें ना, मेरी अम्मी उनका कोई बेटा नहीं था तो कहती थी ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने हम चारों बेटियों को, दोनों माँ बाप ने बेटों की तरह पाला है। हमें एक्सपोजर भी बचपन से बहुत दिया, पढ़ाया लिखाया भी, दुनिया भी घुमाई, लोगों से भी बहुत मिलवाया। मतलब हमें घर में बंद नहीं थे, हम बहुत हर चीज़ को एक्सपीरियंस कराते थे। इवन मेरे अब्बू तो ऐसे थे कि गाड़ियों के बावजूद वो हमें बसेस में लेके गए हैं स्कूल, कि कैसे जाते हैं। मैं सुजुकियों में भी बैठी हूँ अब्बू के साथ, छोटी थी मगर वो लेके जाते थे कि ये देखो ये किस तरह होता है। तो उन्होंने, अम्मी अब्बू ने हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस दिया कि अब अगर मैं अकेली हूँ भी ना तो मुझे पता है मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इससे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ इन्होंने ज़िंदगी अपनी कितनी मुश्किल बना दी है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं, आसान कर दो इसे। ज़िंदगी बहुत आसान है, उसको मुश्किल बनाया हुआ है, बस छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। उनको खोलेंगे तो आपको विजन नज़र आएगा ना कि आगे क्या है। ट्रू। बोर्ड पे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसको साफ करोगे तो नया बनेगा ना, वरना कैसे बनेगा। नई थॉट्स, नया विजन, नई ज़िंदगी कैसे बनाओगे। बहुत लोग फंसे हुए इन चीज़ों में आजकल। When you were growing up, जब आप बड़ी हो रही थी, तो कभी फ्रस्ट्रेट करता था कि मेरे अब्बू उस तरीके से नहीं मेरी फ्रेंड से बात कर सकते, या उस तरीके से मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, या वो उस तरह नहीं मिलवा सकती जैसे बाकी सबके अब्बू हैं? कभी ये थॉट क्रॉस की आपके जहन में? यू विल बी नहीं। सरप्राइज्ड कि मेरे अब्बू जो थे, आप भी उनसे बात कर सकती थी। ओके। ये भी कर सकते थे, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल थे आपके लिए। वो जिस तरह बात करते थे ना, किसी को नहीं लगता था कि वो डेफ है। उनकी, क्योंकि एक तो उन्होंने साइन लैंग्वेज बनाई, तो उन्होंने कुछ सोच के बनाई थी ना कि आगे का नॉर्मल बंदा कैसे पिक करेगा। तो वो आपसे उन साइन लैंग्वेज में बात करेंगे जो आप, हम हो ना हो, आप सारी बात समझ जाएंगे। तो वो कभी फीलिंग आई नहीं कि अब्बू जो हैं वो, हमें नहीं आई। हमें एक लम्हे के लिए भी अगर मैं सोचूं तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। मम्मा, हमें नहीं लगता था अब्बू नहीं बोल सकते। और कहानी बड़ी आपके पेरेंट्स की मज़े की है, जो आप बता रही थी किस तरह उनकी शादी हुई। नाना ने कराई थी। खाला, आप बात में कभी बात करती थी अम्मी से कि अम्मी आपको नाना ने कहा तो सही था, लेकिन कभी आपके जहन में आया नहीं कि क्या मैं वाकई कर लूँ ये? थोड़ा हिचकिचा नहीं रही थी अम्मी से कभी बात हुई? अम्मी ने कहा मैं हिचकिचाती थी शुरू में, तो नहीं समझ आ रहा था कैसे करूँगी कम्युनिकेट। लेकिन जब शादी हुई तो मेरी दादी ने अम्मी को इशारे सिखाए, मेरी फूफी ने सिखाए, वो इंटरप्रेटर थी बीच में इन दोनों के। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू ने अम्मी को इशारे सिखाए। वो जानते थे एक दूसरे को पहले, अम्मी अब्बू, ये कंप्लीटली अरेंज थी? अरेंज थी। लेकिन ऐसे था कि मंगनी हो गई थी। ओके। नहीं, मतलब रिश्ता आया कैसे था? रिश्ता मेरी अम्मी की जो फर्स्ट कज़न है ना, उनकी भी शादी अब्बू के फ्रेंड से हुई थी, वो भी डेफ थे। अच्छा। तो मेरी दादी ने अब्बू के लिए जब रिश्ता ढूंढ रही थी तो मेरी खाला ने कहा मेरी कज़न है, आप उनको देख लें। तो फिर अब्बू की खाला जो नाना के पास आई और फिर अम्मी से मुलाकात हुई और ये वो, तो अब्बू को तो अम्मी बहुत पसंद आ गई, क्योंकि मैं जो हूँ एक्चुअली अपनी अम्मी की कॉपी हूँ। ओके। तो
और मैंने देखा है उनको, हाँ हाँ ऑलमोस्ट सेम। तो उनको पसंद आ गई तो अब्बू ने कहा हाँ मैं तो इन्हीं से ही करूँगा। मेरे अब्बू के पीछे बहुत लड़कियां पागल थी उस ज़माने में। वो स्पोर्ट्स कार चलाते थे वो माल रोड पे रेड कलर की। ओके। और वो अपने टाइम पे ना उन्होंने टेलरिंग भी की हुई है इनकी। हमारे जो फिल्म स्टार हैं असलम एंड मोहम्मद अली, नदीम बेग, इनकी सूटिंग्स बनाते थे उस टाइम पे। और वो सूट नए नए ट्रेंड्स लेकर आते थे। तो अब वो फिटेड, उस टाइम पे हमें कहती थी टेडी कहा जाता था। तो वो बेल बॉटम पैंट्स और फिटेड सूट्स पहन के अब्बू जो है वो घूमते थे। तो मुझे उज़मा गिलानी और समीना आपा भी लाहौर के, तो वो कहते थे तुम्हारे अब्बू इतने हैंडसम थे कि हम देखते रह जाते थे कि इतने हैंडसम। तो कहती तो कितनी दफ़ा उज़मा आपा मुझे उस पहले बता रही थी कि कहती हम ना फिर कहते थे इसी बस पे चढ़ेंगे जिस बस पे ये जा रहे हैं। तो कहती इस तरह। तो इस तरह उन्होंने बड़ी चीज़ें की हैं लाइफ में। तो इस वजह से, और प्यारे तो थे, तो जब अम्मी अब्बू मिले तो अम्मी को भी पसंद आए। पर लेटर ऑन ये हुआ कि नाना ने कहा कि अम्मी को हुआ कि मैं बातचीत कैसे करूँगी, लेकिन फिर मान गए। उस ज़माने में तो अरेंज मैरिजेस बहुत बट आपके नाना ने जो अम्मी को बात बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी उन्होंने, आप मेंशन करना चाहेंगी? कि इससे बड़ी भलाई तुम्हारी ज़िंदगी की क्या होगी। लेकिन ये भी बड़ी अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए जियो। बट ये भी बहुत बड़ी बात है आपकी अम्मी की कि उन्होंने इस पॉइंट से सोचा। वरना लोग सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, मैं अपनी ज़िंदगी तो नहीं मुश्किल में डाल सकती किसी और के लिए, राइट? बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। ये कोई 2 महीने या 1 साल की बात तो नहीं है। तो ये सोच के करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। सोचा, निभाया, और आज तक अब्बू के जाने के बाद वो नहीं उस चीज़ को ओवरकम कर सकी। इतनी मोहब्बत थी दोनों में, इतनी मोहब्बत थी, मैं बता नहीं सकती कितनी मोहब्बत थी। और मुझे लगता है कि इस तरह कपल्स की ज़रूर बात करनी चाहिए ताकि हम ऐसी शादियों को नॉर्मलाइज भी कर सकें और बताएं कि एक एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान के साथ भी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। जैसे आपके फादर ने कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी आप लोगों को, आप कह रही हैं हर चीज़ में वो आगे बढ़ के थे, उन्होंने इतना कुछ किया माशाल्लाह से। आपकी अम्मी आपके साथ होती हैं, आप रहती हैं उनके साथ, यहाँ कराची में होती हैं आपके साथ? मुझे आपका और उनका कनेक्शन भी बड़ा प्यारा लगता है, मैंने 1-2 वीडियोज़ उनकी देखी हैं। सो इंटरेस्टिंग ना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। फिर इस एज पे जैसा आप कह रही थी कि वो पहले मैं उनके बगैर नहीं रहती थी या वो मेरे बगैर नहीं रहती, टाइम रिवर्स होता है। फिर आप अपने माँ बाप के लिए जितना कुछ कोशिश कर सकते हैं करते हैं। अम्मी के साथ तो अब ऐसा हो गया है कि क्योंकि पहले अम्मी का जो कहते हैं ना, वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा उर्दू का, सारा फोकस जो था ना वो अब्बू थे। उनकी ज़िंदगी अब्बू थे। हमारी तो शादियाँ हो गई थी, अब उनके पास कुछ करने को नहीं अब्बू के बाद, तो अब उनका फोकस हूँ मैं। अच्छा है बुरा है? ये अच्छा है या बुरा है? दोनों ही है, क्योंकि इतना फोकस, इतना मैं मम्मी को कहती हूँ, मैंने कहा अब आप फिर से मुझे वो पैम्पर करने लग गई हैं, मत करें, क्योंकि मैं नहीं वो चीज़ अब ले सकती। मैं वो पीरियड छोड़ चुकी, वो टाइम गुजर चुका। अगर मैंने तो दुबई वापस जाना है, मैंने जाना है, और मेरी लाइफ वही है जो वहाँ चलेगी। ट्रू। तो मैं फिर मिस करती हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती, मैं फिर बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाऊंगी। क्यों कर रही हैं? इस पे मेरी अम्मी की बड़ी बहस होती है। एक तो मैं नेकी कर रही हूँ, नेकी कर दरिया में डालूंगा, आप नेकी कर रही है, लेकिन आप मुझे बिल्कुल लेथार्जिक कर देंगी, क्योंकि उनको हर चीज़ अपने हाथ से करनी है। आपका इतना ख्याल रखती हैं वो? हम सब का। मतलब अगर मेरी कोई बहन कह देगी ना कि अम्मी आज मुझे बस खांसी हो रही है, तुमने ये खाया, तुमने ये पिया, माँ ऐसी होती है ना, इतनी कंसर्न, इतनी ओवर सेंसिटिव। पर मम्मी कहती है नहीं, इतना ओवर सेंसिटिव लाइफ में होना ना वो भी खतरनाक है। तो मैं अम्मी को कहती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी कि ओवर सेंसिटिव ना हो लाइफ में, क्योंकि आप जितने ओवर सेंसिटिव होते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी होती है, आपके ना बहुत सारी चीज़ें लोगों से रिलेट कर जाती है, और लोग वो चीज़ें फुलफिल नहीं कर सकते। ट्रू, सही बात है, क्योंकि हर किसी की लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत, और हर किसी की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं ना। या ट्रू। गैर कैसा है आपके पास, एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ सेइंग यस टू अ वेरी टॉक्सिक कैरेक्टर, इन एडिशन टू कि आप वापस आना चाह रही थी और आपको चाहिए था कुछ ऐसा कैरेक्टर जो लोगों को
कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन दे सके, बट कुछ अपने और थॉट्स भी थे आपके? गैर ऐसे आया कि मैंने हुमायूं को बोला हुआ था कि मुझे कोई हम्म। बहुत ही मज़े का कैरेक्टर देना, तो उसने कहा अभी आता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन मैं निदा के शो पे गई, ऐसी बातचीत हो रही थी, तो निदा ने कहा यार तुम्हें पता है यासिर नया सीरियल स्टार्ट कर रहा है। मैं कहा यासिर से कहो मुझे क्यों नहीं कास्ट कर रहा, ये तो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं। हाँ। कहती है हाँ माइंड में नहीं आया, तुम कर रही हो काम? मैंने कहा हाँ। कहती अच्छा। फिर मुझे आसिम राजपूत जो कास्टिंग भी कर रहे होते हैं, वो एक टाइम पे हमारे साथ प्रोड्यूसर थे, ओके। अब वो कास्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी इन टच थे मुझसे कि इंसेक्ट सिग्मा से कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये तीनों ने मिलके प्रोजेक्ट मुझे फिर यासिर का जब आया तो जब इन्होंने कहा यार व्हाई नॉट मदिहा फॉर दिस कैरेक्टर, तो यासिर ने कहा हाँ करते हैं। तो जब मुझसे बात हुई तो यासिर ने कहा कैरेक्टर मदिहा बहुत अच्छा है, तुम्हें ना प्ले करने में मजा आएगा, तुम जैसे चाह रही हो ना, जो तुम इतने अरसे से रुकी हुई हो और तुम नहीं ले रही कोई प्रोजेक्ट, तो तुम्हें ये मजे का लगेगा। तो और ये लोग ऑलरेडी, मैं दानिश का खत्म किया था चांद तारा, मार्च में खत्म किया था मैंने, इन्होंने जून जुलाई में स्टार्ट किया। अच्छा, तो फौरन ही हो गया फिर? हाँ, तो वो कोई 4 महीने का गैप था, तो ऑलरेडी वो इनके माइंड में तो चल रहा था कि हम स्क्रीन पे देख चुके हैं क्या लुक है, तो यासिर ने कहा तुम कर लो। फिर जब डिस्कशन हुई, आसिम राजपूत ने काफ़ी इन डिटेल मुझे सारी चीज़ें बताई, फिर मैंने कहा यार आई एम लविंग द साड़ियाँ, जो साड़ियाँ आपने पहनी है ना, वो आपकी अपनी कलेक्शन है? कलेक्शन खरीदी है मैंने, हाँ, मगर चॉइस मेरी है। ओके, वो इतनी कोई जबरदस्त, उसको देख के मेरा दिल चाहता है साड़ी पहनने का कभी। एंड द ब्लाउजेस सो नाइस, यू नो। बड़े अरसे बाद मुझे लग रहा है कि वो हम साड़ी देख रहे हैं, वेरी स्टाइलिश। नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। इवन दो यू प्लेइंग अ वेरी टॉक्सिक एंड नेगेटिव कैरेक्टर, मुझे स्टार प्लस बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं आपसे ऑफ कैमरा भी यही बात करी थी कि वो जो कैरेक्टर है तहरीम का, वो इसलिए भी थोड़ा हाईलाइट हो रहा है और डिफरेंट लग रहा है बिकॉज वो अपनी विलन होने और टॉक्सिसिटी में ना, शी इज सो कोल्ड, देयर इज नो ड्रामा अराउंड इट, यू नो, शी इज ब्रूटल, शी इज रूथलेस, शी इज कोल्ड हार्टेड एंड शी इज नॉन ड्रामेटिक एट द सेम टाइम। वो आती है खटखट कह के साइड पे चली जाती है, इट्स लाइक सो क्लियर, वो कोई नहीं के, और फिर एग्जीक्यूशन भी ऐसी है, वो कोई क्लोजअप्स वगैरह या बहुत ज़्यादा डिलेड नहीं रिएक्शंस आपके, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है कैरेक्टर। थैंक यू सो वी आर नॉट लाइक आगे करो क्या होगा, वी आर लाइक व्हाट इज शी गोना डू नाउ। जैसे वो अभी एक एपिसोड पहले जब वो वफा को लेकर की था, इसलिए ये क्या करेगी, ये क्या फरजाद के साथ इसको फ्रेम करेगी, तो अच्छा मुझे पता चला वहाँ धमकी दे रही है, अब हम सोच रहे हैं कि ये धमकी तो फेल हो गई, अब क्या करेगी। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेगी खा लो, जहर खा लो, एंड अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि वो बोलेगी कि नहीं हम प्रिटेंड करेंगे, लेकिन उसने अभी तक तो नहीं बोला। आई थिंक हमें सस्पेंस में रखा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, मैंने अभी लास्ट एपिसोड नहीं देखी, मगर हाँ मैंने ये बोला है कि जहर खा लो, जहर खा लो, तो वो वाली उस स्टेज पे हम आ गए। हाउ वाज वर्किंग विद उश्ना, अदील, सामा, यू नो, सबके साथ, सबा हमीद, एंड इतनी बड़ी कास्ट है, एक्चुअली द कास्ट इज सो इंटरेस्टिंग, मैं तो नाम भी पूरे नहीं ले पा रही हूँ, यू नो। बहुत मजा आया इन सबके साथ इतने अरसे के बाद काम करके। उश्ना, अदील, उसामा, आई थिंक ऑलमोस्ट मैं इनमें से काफियों के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी। ये तो इंटरेस्टिंग यही था, कुछ होंगे जिनके साथ आपने पहले भी किया होगा, कुछ होंगे बिल्कुल नहीं, तो आपको दोनों मजे का मजा आ रहा होगा, नए भी और पुराने भी। हाँ, तो दोनों के साथ बहुत मजा आया। अदील वाज वेरी, एक्चुअली अदील जो है ना, उसकी मेरी बड़ी दोस्ती है। अच्छा। तो जितने हम दुश्मन नजर आ रहे हैं ना, हम उतने ही अच्छे दोस्त हैं। तो एक कंफर्ट लेवल होता है ना, वो बहुत रखा हुआ था इन बच्चों ने, सब ने। अदील तो खैर वही, मतलब उसामा, उश्ना, यशमीरा, बहुत अच्छी एनर्जी थी सेट पर। एक लड़ाई नहीं हुई है हमारी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ड्रामा नहीं था, ड्रामे में कोई ड्रामा नहीं था। सेट पे कोई ड्रामा नहीं था, सेट पे कोई मसले नहीं थे, सब ऑन टाइम होते थे, सबको पता होता था उन्होंने क्या तैयार होना है, किसी का कोई एक दूसरे से इश्यू नहीं था। एक दूसरे को बार बार आके कहना तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने, तुम कितने प्यारी। जब ऐसा एटमॉस्फेयर सेट पर हो कि सब एक दूसरे को बकअप कर रहे हो, तो वो क्या स्क्रीन में खूबसूरती तो देगा ही ना, किसी के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं है। ट्रू,
कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेट का ये माहौल था उधर, तो इसलिए इतना ज्यादा खिचपिच मची नहीं और मजा आया। और मैंने ना बहुत एंजॉय किया इनके साथ काम करके। कोई सेट पे इवेंट हुआ या कोई वाकया हुआ जो आप बता सकती हैं, कोई मजे की चीज? मैं वही तो कह रही हूँ, इस पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई फन चीज, नॉट द हाँ, टॉक्सिक। वैसे फनी नहीं, मैं तो फनी की फनी तो कुछ फनी तो यासिर तो हमें यूं डांटता था। अब मैं बहुत उनकी तो डांट भी फनी होती होगी, मुझे हाँ, लगता है। वो तो बहुत प्यार से आप सबको बहुत प्यार सुनाते से होंगे। नहीं डांटता है वो। हाँ। तो मेरी गाड़ी, मैं जा रही थी शूट पे, तो वो शायद टायर पंक्चर हो गया, ड्राइवर लेट लेने आया होगा मुझे, तो मैं अपने टाइम पे निकली हूँ, तो यासिर की मुझे कॉल आई, हेलो मदिया, बहुत सीरियस ना, हाँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ कर दिया, शुरू से स्ट्रेस। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम तो इतनी पंक्चुअल हो, जो टाइम दिया जाता है उस पर आती हो, आप अभी तक पहुंची नहीं। मैंने कहा यासिर मगर गाड़ी का तो टायर पंक्चर हो गया था, ड्राइवर लेट आया। अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। चेंज। अरे चलो सही है, ओके बाय बाय। बाद में मैं गई, मैं टेंशन में, मैं कहा यासिर तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, क्योंकि यासिर से अगर डांट रहा है तो सीरियस है। तो कहता है कि नहीं सॉरी मुझे उन्होंने बताया नहीं गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैं तुम्हें क्यों कॉल करता। तो इस तरह की यासिर ने सबको डांट दी हुई है, एक बंदे को नहीं, सबको डांट पड़ी हुई है। कुछ तो ऐसा वैसा हो जाता है कि वो सेट पे हो, बट हाँ ऐसी डांटे सबको पड़ी हुई है। आर यू रीडिंग एनी अदर स्क्रिप्ट्स? किसी और पे शूट चल रहा है? बेबी बाजी की बहुएं, वो भी आपकी, वो शूट तो भी चल रही है? वो चल रही है और बेबी बाजी की बहुएं भी काफी हिट हो गया है, क्योंकि अभी जब मैं मार्केट अगर चली जाऊं तो वो बस सायरा ये सायरा चल रहा होता है। बहुत लोग उसको देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। दोनों पर ही आ रहा है। इसमें गैर में थोड़ी कम आती हूँ ना, उसमें रोज आती हूँ तो गाली रोज आप रिमाइंडर देती हैं कि मैं ये चीज गलत कर रही हूँ, मैं ये नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ। तो लोग जो है वो जरा तंग आए मैम कि ये क्या हो रहा है, पप्पू और बेटी निकल क्यों नहीं रहे यहाँ से। थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है उसमें, उसकी पोर्ट्रेयल भी डिफरेंट है आपकी। वो मैंने जरा उससे डिफरेंट रखा, क्योंकि वो दिखाया भी है कि वो उसका बैकग्राउंड ऐसे है और वो पढ़ी लिखी भी उस तरह नहीं है, लेकिन मजा आया था करने में। हाँ, क्योंकि वो फिर आप नॉर्मल उसमें नहीं बात कर रही ना, थोड़ी अदाएं भी ज्यादा हैं, यू नो। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि आपको दोनों में कोई डिफरेंस कितना फील हुआ? मुझे तो डिफरेंस काफी लगता है। आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द कैरेक्टर्स आर रिटन डिफरेंटली, यू आर परफॉर्मिंग देम वेरी डिफरेंटली, सो डेफिनेटली वो लुक भी डिफरेंट है दोनों का। लुक, हाँ, साड़ी की वजह से मुझे काफी आई एम अ फैन ऑफ योर साड़ी। आपको एक साड़ी गिफ्ट करनी पड़ेगी। साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे आपकी साड़ियाँ बहुत, बिकॉज ना मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर की ना एक पहचान बन गई है। एंड तो मैं अब लिटरली बात है, तो मैं देख रही थी आज क्या पहना है, कौन सा कलर है, ब्लाउज कैसा है आज, ये अच्छा। और वो इतनी कोई, क्योंकि वो साड़ी पहनी भी बड़ी अच्छी तरीके से आपने, सो इट डज मेक अ डिफरेंस हाउ योर कैरेक्टर इज ड्रेस्ड अप, और उसका ओवरऑल पोर्ट्रेयल कैसी है, इट डज मेक अ डिफरेंस। आप कभी लोग बालों को कुछ करते हैं, एक खास हेयर स्टाइल बनाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। लोग डिफरेंट आईज में काजल डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ तो पूरी पूरी साड़ी नज़र आ रही है हमें, और अच्छा लगता है। और मैंने साड़ी भी जुवेरिया से ही बांधना सीखी इसी प्रोजेक्ट में। गुड। इसी से सीखी है कैसे बांधते हैं। खुद बांधती हैं आप? हाँ, मुझे जुवेरिया ने सिखाई है। वो पहनती है ना, तो फिर वो उसने मुझे सिखाई एक रात पहले। ऐसे बांधते ऐसे शुरू की तो 2-3 साड़ियों मैंने बहुत बन मारे हैं। और माशाल्लाह से आपकी हाइट भी है ना, तो वो अच्छी लगती है, कट 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 जा रही होती है, स्टाइल आ जाता है ना साड़ी पहन के, मेरे अंदर एक अलग एटीट्यूड आ जाता है। That's what I'm saying. It makes you, I think आप सीधे खड़े हो, बट साड़ी पहन के फिर आप और भी ज्यादा सीधे खड़े होते हैं। I don't know, it's just natural, you know. पता नहीं, जब भी मैं उस कैरेक्टर में आती थी ना, तो एक अजीब ही मेरे अंदर वो कैरेक्टर आ जाता था। तो अदील भी मुझे कहता था तहरीम पप्पो तैयार हो गई। जब मैं आती थी कहता था नहीं ये तो मदिया है, जब मैं कहता आ गई तहरीम। So that's what I'm liking, जब आपने ये बोला है कि हाँ वो हमें ना आपकी मदिया से डिफरेंट लग रहा है, even though that is मदिया, but because of the portrayal, the साड़ी and the way she's so direct and cold hearted, तो वो चीज़ें पता चल रही हैं। ऑफ कोर्स बेबी बाजी की बहुएं में कैरेक्टर ज़रा शोक और चुलबुला एंड उसकी नज़र है, तो वो तो एक डिफरेंट ही बॉल गेम है ना, तो फ़र्क तो है, डेफिनेटली है। थैंक यू, आई एम ग्लैड के सबको पसंद आ रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने जो भी सिलेक्शंस की वो अच्छी की। नहीं, ये दो तो आई थिंक डेफिनेटली आपकी जो थ्योरी थी, जो आपने सोचा था उसके मुताबिक मुझे लग रहा है सही है। कैलकुलेटेड डिसीजन सही है। तो आर यू रीडिंग एनी मोर स्क्रिप्ट्स? कुछ शूट कर रही हैं अभी, या अभी ब्रेक लेंगी थोड़ा सा? नहीं, मैं अभी ब्रेक
ऑफर। अभी तो नहीं, 2-3 आए हैं, मगर वो मुझे उस तरह समझ नहीं आए। ओके। तो अभी तो मैं कल वैसे ही दुबई जा रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेंगी? ब्रेक, अच्छा स्क्रिप्ट आया तो फिर मैं वापस Yeah. आ जाऊंगी, क्योंकि वो यही होता है, मैं जाती हूँ फिर मुझे स्क्रिप्ट्स आते हैं, फिर जो समझ हाँ. में आता है फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो अभी आप आ जा रही हैं? आ जा रही हूँ काम के लिए, वो ठीक बहुत मजा आया मुझे। Thank you so much for your time. It Thank was you a so much. lovely conversation with you, and I'm so glad to meet you in detail finally. And हाँ. हमने गपशप लगाई और मुझे तो आज बड़ी चीजें पता चली, मुझे नहीं पता था. हाँ. So I'm happy. Yeah. मुझसे मिला करो, मैं और भी हाँ. चीजें बताऊंगी। बिल्कुल. मेरे ख्याल से मेरे पास गॉसिप कम होती है, प्रोडक्टिव बातें ज्यादा हाँ, होती और है। कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें ना कि आपके फादर ने साइन लैंग्वेज और ये सब के आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, तो मुझे लगता है वो एक ज़रूरत थी चीज़ों के बारे में बात करने की, और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। ऑफ कैमरा भी काफ़ी चीज़ें पता चली हैं जो मैं मेंशन नहीं करना चाहती। शी वाज शॉक्ड, लाइक तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता ये बातें। नो गॉसिप, जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। हाँ, जनरल इन्फॉर्मेशन। हाँ, या मेरे पास गॉसिप इतनी होती नहीं है ना, मैंने पूछी आपसे गॉसिप, और होती भी ना तो इतनी मैं बुरी हूँ गॉसिप्स में कि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ बताने के लिए। सुनो मेरे पास एक गॉसिप है, तो मेरी फ्रेंड्स कहती है हाँ बताओ। यार मुझे याद नहीं आ रहा, किसी फलाने बंदे ने मुझे कहा था कि ये हुआ है उसके साथ। गॉसिप का वहीं तो पे भाई जिसने कहा था वो कौन है और हुआ किसके साथ है? हाँ. मैं कहा, ये तो मुझे याद ही नहीं है। तो ये है मेरी गॉसिप। अच्छा हुआ मैं बच गई। अच्छा हुआ मैं बच गई, वरना मैं सोचती रहती है कौन है इंडस्ट्री में, हाँ. किसके साथ कैसा हुआ, और किसने मुझे कहा। 10 दिन बाद याद आएगा, यार हाँ. मैंने बताया था ना वो ये था। वो कहेगा ये नहीं, बल्कि मेरी फ्रेंड कहेगी यार तुम्हें पता ही हुआ, तो मैंने तुम्हें गॉसिप दी तो थी, लेकिन तुमने तो कहा था फलाना बंदा था। मैंने कहा ये यही बंदा था। चलिए कहीं ना कहीं से मिल जाता है सुराग, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है वो। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड होपफुली वी कीप सीइंग यू इन more interesting scripts and characters. इंशाल्लाह बस दुआ करो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हो और so not. अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम करें। बिल्कुल और बिल्कुल, इंशाल्लाह हम मिलते रहें। और अल्लाह करे कि जो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, जो आप एक चेंज लाना चाह रही हैं फॉर जो आपके फादर की वजह से आपने जो भी चीज़ें देखी हैं, वो आप इंडस्ट्री आप जो चाहती कि इंडस्ट्री उसको किसी ना किसी तरीके से उस कॉज को आगे लेके चले, डिफरेंटली एबल्ड लोगों की, तो अल्लाह करे कि अल्लाह आपके लिए उस चीज़ में आसानी दे और आपको कामयाबी अता फरमाए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच बहुत चेंज लाया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की जा सकती हैं। तो आपकी नीयत अच्छी है, अल्लाह आपके काम में आसानी करे और आपको कामयाबी दे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।